Okay, we will be live in 1 minute. Okay. आपको अपडेट है। Chaitanya ji, we are already live. Okay, sir. We are ready. And sir, please start. Okay. मैं राजेंद्र गुलेरिया ऑन बिहाफ ऑफ बद्दी यूनिवर्सिटी और अपने बिहाफ पे सबसे पहले डॉक्टर राजेश कपूर जी का इस दूसरे वेबिनार जो बद्दी यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रही है उसमें आपका बहुत स्वागत राजेश जी। और आपके साथ मैं अपनी तरफ से जो इस वेबिनार में जुड़े हुए लोग हैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। इस जो डॉक्टर राजेश कपूर को सुनने के लिए। डॉक्टर राजेश कपूर के बारे में एक्चुअली मैं ज़्यादा कह के थोड़ा ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने अपना जो कैरियर है वो एक ओवरऑल हेल्थ की किया है, जिसमें कि इन्वायरमेंट क्या है, कृषि क्या है, हेल्थ क्या है, लाइफस्टाइल कैसे लोग बदल सकते हैं, हाउ कैन वो अपने आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। और मुझे लगा जब हमने इस सोचा वेबिनार करने की बात, तो मैं डॉक्टर का यूट्यूब पे भी एक वीडियो देखा था, तो मुझे लगा कि आज के संदर्भ में जबकि ये कोरोना काल चल रहा है तो ये बहुत अच्छा रहेगा कि हम डॉक्टर कपूर की बातें सुने और अपने आप को स्वस्थ रख सकें। डॉक्टर कपूर ये भी दूसरी जो चीज़ें इनके पास हैं, जैसे कि आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, इन्होंने कहा कि आप अपनी स्मरण शक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इनके पास हैं। लेकिन आज हम ये जो वेबिनार है इसको सिर्फ जो लाइफस्टाइल डिजीज और उनका क्या समाधान हो सकता है हमारे एंड पे उस पे ये बात करेंगे। और ये हमारा सौभाग्य है कि इनकी बातचीत हमारे साथ हो रही है। और जैसे मैंने आपको कहा, इनको वरदान है भगवान का। ये जो सोचते हैं, जितनी इन्होंने स्टडी की है, मुझे लगता है कि बहुत बड़े बड़े जो डॉक्टरेट जो इन्होंने बहुत पढ़ाइयाँ की होती हैं उनको भी वो उतनी नॉलेज नहीं है जितनी इन्होंने अर्जित की है। तो ये अपने दम पे इन्होंने ये सब कुछ किया है। बहुत सारी संस्थाओं के ये कोई मेंबर हैं, कहीं चेयरमैन हैं, कहीं इनका नाम न लेते हुए हमने मेरे ख्याल इनकी जो इंट्रोडक्शन है उसमें कहा गया है। ये बहुत सारा काम जो सोशल बेनिफिट के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए करते हैं। और बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें स्टूडेंट्स हों, वर्कर्स हों, आपके प्रोफेशनल विमेन हों, स्किल्स कैसे डेवलप कर सकते हैं लोग अपनी अपनी, वो सब कुछ के लिए स्पिरिचुअल लाइफ में आप प्राणायाम के बारे में, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, हर्ब आइडेंटिफिकेशन, इनकी जितनी बातें की जाए मुझे लगता है कम रहेंगी। तो डॉक्टर कपूर, मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए आपको समर्पित करता हूँ सब जो वेबिनार में जुड़े हुए लोग हैं उनसे बात करने के लिए और अपने विचारों से उनको अवगत कराएं और उसका फायदा वो अपने जीवन में उठाएं। ज़्यादा ना बोलते हुए डॉक्टर कपूर, आप उपस्थित हैं, अपनी बात जी। तो गणेश जी, मैं शुरू करूं? हाँ जी। हाँ, मेरी आवाज ठीक से आ रही है ना सबको? आ रही है, हमें तो आ रही है जी। सब बाकी म्यूट हैं जी। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव। सभी को मेरा नमस्कार। आज जो यहाँ पे जिनका नाम मुझे पता चला है केवल एक ही सज्जन है, मैं उन्हीं को संबोधित नाम से करता हूँ। हमारे माननीय कुलपति डॉक्टर टी.आर. भारद्वाज जी, और जिन्होंने मुझे आप सबसे मिलवाया, ऐसे हमारे साथी सहयोगी राजेंद्र गुलेरिया जी, और सबको मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि मेरे बारे में इन्होंने बताया कि मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, वो करता हूँ, तो ये बात ठीक है, मैं थोड़ा बहुत कुछ करता तो हूँ, पर जितना इन्होंने बताया उसके कारण हमारी अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं। और हमारा एक अध्यात्म का सीधा सा नियम है
निराश और उदास और हताश हम तभी होते हैं जब हमारी अपेक्षाएं ज्यादा हो जाएं। तो इसलिए गुलेरिया जी ने तो श्रद्धा वश जो कुछ कहा है वो अपनी समझ में तो ठीक कहा है, पर आप मेरे से बहुत ज्यादा आशाएं मत करिए। ये सोचकर चलिए कि थोड़ा ठीक ठीक ही रहेगा, ज्यादा अच्छा हो जाए तो प्रभु इच्छा। जो कुछ भी मैं आपसे कहूंगा, जो बताऊंगा, उसके साथ थोड़ी सी एक समस्या है। समस्या ये है कि आज तक जो आपने सुना है, समझा और पढ़ा है, ये उसके काफी विपरीत जाएगा। आप जो कुछ आज तक बड़े डॉक्टरों से पढ़ते आए हैं, मीडिया के द्वारा सुनते समझते आए हैं, ये उसके समर्थन में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो नहीं होंगी। तो फिर हमको क्या करना चाहिए? राजेश कपूर या मैं कोई इतनी बड़ी डिग्निटी तो हूं नहीं कि दुनिया भर के लोगों ने जो आज तक कहा उसको मेरे कहने से आप बिल्कुल नकार दें, रिजेक्ट कर दें। ऐसा तो नहीं हो सकता। मेरे कहने से तो ऐसा नहीं होने वाला। तो फिर मेरा सुझाव है आपके लिए, विषय शुरू करने से पहले, जो कुछ भी मैं कहूंगा उसको मानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी शुरू में ही आप ये मान कर, पहली बात मैंने ये कही, बहुत आशाएं मत बांधिएगा, हो सकता है थोड़ा ठीक ठीक रहे। दूसरी बात, जो कुछ मैं कहूंगा उसको मानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये मानना बहुत खतरनाक होता है, एविडेंस प्रमाण के बिना, क्योंकि हम मानते चले गए। इसलिए आज हम जहां खड़े हैं, हमारी सारी मुसीबतों का कारण हमारी मान्यताएं हैं। जिन लोगों ने हमें सब कुछ कहा, बताया, उनके पीछे बड़े बड़े टैग लगे हुए थे, लेबल लगे हुए थे। इसलिए हमने बिना कोई प्रश्न किए उनकी बात को मान लिया और ये क्या सोच लिया कि जो ये कह रही है वो सही ही होगा, जबकि ऐसा है नहीं। जो वो कह रही हैं वो सही है नहीं। तो उसके बारे में मैं आपको काफी रिसर्च पेपर जो है उद्धृत करूंगा, शोध पत्र आपको बताऊंगा। तो आपको करना क्या है, मेरी बातों को केवल संज्ञान में लेना है, उनको नोटिस में लेना है, उनको याद रखना है और उसके बाद अपने जीवन में, अपने अनुभव से उनको एक बार फिर से जरा छलनी में अपने दिमाग के छान लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा जो कुछ मैंने कहा वो ठीक है या जो आज तक आपके मिसकॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं वो मिसकॉन्सेप्ट्स ही है ना, या कि नहीं है, या मैं ही गलत हूं। तो कृपया बस मेरा इतना ही अनुरोध है, उन एक एक बात को आप ठीक से जरा जांच कर लीजिएगा। मैं जितनी बातें कह रहा हूं उनमें से लगभग सभी के ऊपर रिसर्च पेपर इंटरनेशनल स्तर के उपलब्ध हैं। केवल दो एक बातें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको नहीं मिलेंगे रिसर्च पेपर, और एक आध बात ऐसी है जिसके बारे में एक खास साइट पर जाकर ही पेपर मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। तो अब जो मैं कहूंगा उसमें सारे बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग ट्रैप हैं, एक इंटरनेशनल गेम है, सारे राजनीतिक लोग उसमें ट्रैप हैं, सारे एडमिनिस्ट्रेटर उसमें फंसे हुए हैं, डॉक्टर, मेडिकल, सब लोग उसमें पूरे ट्रैप हैं। क्यों? ये सब कुछ करने वाला जो ग्रुप है वो बहुत चतुर और बहुत ताकतवर है, वो हम सबको बीमार बनाने का काम करता है। तो आप उनके चक्कर में फंसकर इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि आप पैसे खर्च करके अपने लिए स्वयं मुसीबत खरीद कर लाते हैं और अच्छी तरह से बीमार पड़ते हैं, और बीमार पड़ने के बाद दवाइयां खाते हैं और बोलते हैं पता नहीं क्यों बीमार हो गए। और जब आपकी दवाइयां, चिकित्सा शुरू होती है तो आप एक विशिष्ट सर्कल में फंस जाते हैं, एक के बाद दूसरी तीसरी दवाई खाते जाएंगे और बीमार और बीमार, और एक दिन किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, लिवर फेलियर, बस यहाँ जाके कहानी खत्म हो जाती है। तो मैं कुछ तथ्य आपके ध्यान में लाता हूं। देखिए, हमें ऐसा बताया जा रहा है विकसित देशों के द्वारा कि आपका देश विकसित नहीं है, अविकसित है, पिछड़ा हुआ है। पैरामीटर क्या है? हमारे देश में 10,000 के ऊपर जो है इतने डॉक्टर हैं, आपके पास 5-7 ही डॉक्टर है, 7 डॉक्टर है आपके पास, हमारे पास 12-15 या 10 डॉक्टर है, या कहीं 20 डॉक्टर है। तो इसलिए आप लोग अविकसित हैं। मेरे मित्रों, मेरे आदरणीय बंधुओं, क्या ये पैरामीटर सही है? जरा इस पे विचार करिए। ये पैरामीटर हमारा नहीं है, हमें इस पैरामीटर को स्वीकार नहीं करना है, हम कर नहीं सकते स्वीकार। हमारा पैरामीटर बिल्कुल अलग है। जिस देश और समाज में डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, लोग बीमार नहीं होते, हमारा वो पैरामीटर है कि वो समाज विकसित है। तुम्हारा पैरामीटर तो हमको दे रहे हो क्या? हम लोगों को मूर्ख बना रहे हो कि ज्यादा बीमार, ज्यादा दवाइयां, ज्यादा डॉक्टर, ये विकसित समाज है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। 2300 साल पहले इस देश में यूनान से मेगास्थनीज वहां के राजदूत आए थे। उनकी किताब है जिसका नाम है इंडिका, उसके वॉल्यूम है कुछ,
तो वो संकलन है उनका, उसमें वो क्या लिखते हैं, बहुत कुछ है आपके बारे में, पर भारत की विडंबना ये है जो आपके बारे में अच्छा है वो विद्वानों ने, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर ने सुना तक नहीं है। पढ़ने की तो बात ही छोड़ दीजिए, हम वो सभी कचरा पढ़ते हैं अपने पाठ्यक्रमों में जो हम लोगों में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भरने का काम करता है। वो सच नहीं होता अधिकार। मेरा सुनिए आप सच क्या है। और ये लिखित में एक विदेशी विद्वान का 2300 साल का, वो लिखता है भारत के लोग बहुत अजीब हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग कोई 125 साल जीवित रहता है, कोई 150 साल, कोई 200 साल, कोई 250 साल तक जीवित रहता है। और आगे वो कहता है किसी के सर दर्द नहीं होती, किसी के दांत दर्द नहीं होती। तो आप सभी बुद्धिजीवी हैं, आप समझ सकते हैं कि यूनान में ऐसा नहीं था, रोम में ऐसा नहीं था, वहां सबके सर दर्द होती होगी, सबके दांत दर्द होती होगी, और सब लोग 100 साल से पहले भगवान को प्यारे हो जाते होंगे, इसलिए तो हैरान हो रहा है वो। नहीं तो 125 साल की आयु के ऊपर वो हैरान ना होता। वहां सारा समाज बीमार था। ये है यूरोप का, अमेरिका का जो मॉडल है विकास का, संस्कृति का जो प्रतिमान जिसको कहते हैं आप हिंदी में, आप मॉडल कहेंगे अंग्रेजी में, उस प्रतिमान की ये हालत है। और दूसरी ओर भारत स्वयं में लिखा है कोई बीमार नहीं, और उम्र 250 साल। आगे वो कहता है 250 साल का व्यक्ति भी बूढ़ा नहीं है। क्यों? उसके बाल सफेद नहीं है, उसके दांत टूटे हुए नहीं है, उसकी आंख ठीक है, उसके कान ठीक है, और बिल्कुल जवानों की तरह स्वस्थ है। ये उन लोगों की बात है जो पाटलिपुत्र में शहर में रहा करते थे, जो जंगल में साधु सन्यासी और साधक रहते थे, उनके बारे में वो नहीं जानता। हो सकता है इससे 2, 4, 10 गुना ज्यादा आयु, ऐसा अनुमान है, कोई प्रमाण नहीं है मेरे पास, पर जरूर उनकी आयु इससे भी अधिक है। तो आप बताइए ये कैसा विकास है जिस विकास में डॉक्टर बढ़ जाते हैं, दवाइयां बढ़ जाती हैं, और बीमारियां और बीमार बढ़ जाते हैं। अब सब लोग, सब नहीं तो बहुत से लोग गांव से तो जुड़े होंगे कहीं, कभी आपको ऐसे लोग तो आज भी मिले होंगे जो 70, 80, 90 साल का बूढ़ा बोलता है, छाती ठोक कर बोलता है मैंने आज तक एक दवाई की गोली नहीं खाई है। वो बूढ़े कहाँ चले गए? अगर तुम्हारा विकसित समाज है, तुम्हारा मेडिकल साइंस विकसित है, ये स्वस्थ लोग बढ़ने चाहिए थे कि बीमार लोग बढ़ने चाहिए थे? इसका एक ही निष्कर्ष निकलता है, जैसे 2 + 2 4 निकलता है। इसका एक ही इक्वेशन बनती है, जितने डॉक्टर अधिक, जितनी दवाइयां आगे अधिक, तो इक्वल टू बराबर है बीमार अधिक, आयु छोटी, मृत्यु जल्दी, दुखी जीवन। यही इक्वेशन बन रही है। मेरे पास पूरी प्रमाणिक जानकारी है। इजराइल में एक बार डॉक्टरों की हड़ताल हुई। जब हड़ताल खुली तो लोगों को लगा कि इस समय तो बहुत लोग ज्यादा मर गए होंगे, तो पता चला जितनी देर हड़ताल रही डेथ रेट कम हो गया। अमेरिका में हड़ताल हुई डॉक्टरों की, वहां भी ठीक यही बात हुई, डेथ रेट कम हो गया। आपके भारत में भी तो यही हो रहा है। आपने सर्वे नहीं किया अभी तक, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपके शहर गांव में जो शमशान घाट है वहां जाकर पता करिएगा, जब से ये कर्फ्यू चला है, कोरोना काल चला है, आपके शमशान के ऊपर आने वाली लाशों की गिनती कम हो गई है। क्या कारण है? आप कहेंगे ट्रैफिक कम था इसलिए एक्सीडेंट कम होंगे। तो ट्रैफिक एक्सीडेंट से मरने वाले तो 1% नहीं है, 1% नहीं है, पर आपके टॉलरेट मृत्यु दर जो है वो 25 से 50% कम हो आपको नजर आएगी। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि डॉक्टरों के औषधालय बंद है, यानी ये दवाइयां आपकी सबसे बड़ी समस्या है बीमारी की। और पढ़े लिखे का अर्थ होता है जरा सा कुछ हुआ डॉक्टर के पास गए, वो जाते ही आपको बीपी की दवाई, शुगर की दवाई शुरू करता है, क्योंकि उसको पता है इस दवाई को शुरू करने के बाद ये आदमी जीवन भर मेरी दवाई खाएगा, इसका हार्ट खराब होना ही होना है। एक बार डायबिटीज की, थायराइड की दवाई शुरू हुई, वो आदमी का स्वास्थ्य फिर कभी दोबारा वापस नहीं आ सकता है, वो अच्छे से जानता है। कुछ अपवाद को छोड़कर ये डॉक्टर आपको बीमार बनाने का जो एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा है उसका एक हिस्सा है। मुझे आप बताइए ना, अभी जो कोरोना चल रहा है, मेरा स्टेटमेंट है, मेरा कथन है, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम साबित होने वाला है। कुछ नहीं है, ये वायरस आज भी है, कल भी है। अगर कोरोना के कारण लोग मर रहे हैं, आप कोई मेरी बात आसानी से समझ आएगी, तो दुनिया का मृत्यु दर बढ़ना चाहिए। चीन की बात मैं छोड़ देता हूँ, चीन को तो कुछ करोड़ लोगों को मारना ही मारना है, अपनी आबादी घटानी, उसकी बात मैं नहीं करता। तो दुनिया के हर देश का मृत्यु दर बढ़ना चाहिए यदि कोरोना नाम की कोई चीज है तो। क्योंकि नहीं है इसलिए मृत्यु दर कम हुआ होगा? कुछ बढ़ तो बिल्कुल नहीं सकता। यदि आपको प्रमाण चाहिए, ढेरों प्रमाण,
तो एक व्यक्ति ने इसके ऊपर ऐसा जबरदस्त काम किया है जो किसी ने दुनिया में नहीं किया। आप YouTube पे जाइए, वहां पे डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी वो एक के बाद एक धमाके करते जा रहे हैं। उनके प्रमाण देखिए, आप वो साबित करते हैं कि आपकी टेस्टिंग किट ही गलत है। आज आप टेस्ट करिए, 100 में से 40 लोग आपके पॉजिटिव निकल आए, उसके आधे घंटे बाद टेस्ट करिए, उसके बाद जो पॉजिटिव निकले वो उनमें से आधे से ज्यादा नेगेटिव हो जाएंगे और कोई पॉजिटिव निकल आएंगे, जबकि सब स्वस्थ हैं। ये किट ही गलत है। जिन्होंने इस किट को बनाया वो स्वयं कहते हैं ये टेस्टिंग के लिए किट नहीं है, केवल लैब में प्रयोग के लिए है। तो आपका तो ये जो पैरामीटर है कोरोना साबित करने का वही गलत है। और आप देखिए, हमारे सामने सच है, जरा देखिए तो सही उसको। जब तक दिल्ली में डॉक्टरों के हाथ में वहां के रोगी थे, दिल्ली का मृत्यु दर यूपी के बराबर था। जितने लोग यूपी में मरे थे उससे कुछ अधिक दिल्ली में मरे थे। जबकि वहां के मुख्यमंत्री ने, जब से, मैं उनकी प्रशंसा या बुराई नहीं करना चाहता हूं, पर जो तथ्य है वो मैं बताना चाहता हूं, जब से उन्होंने लोगों को ये कहा है घर में रहो, कोई दवाई खाने नहीं जाना, घरेलू चिकित्सा करो, तब से दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या गायब हो गई। क्यों हुआ ऐसा? आर्ट ऑफ लिविंग का बेंगलोर में आश्रम में हजारों लोग वहां आते जाते हैं, एक भी व्यक्ति नहीं मरा है वहां पे। और ये आपकी कोरोना की दवाई वहां पे किसी को नहीं दी जाती, बस कोई काढ़ा पी लिया, तुलसी पी ली, बस सब लोग ठीक हो जाते हैं 3 दिन। तो इसका मतलब ये एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम है आप सबको डराना और डराकर आपके लिए कल के लिए एक बहुत बड़ा जाल तैयार करना। पहली बात तो यह है कि जब आप डर जाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी लेवल एकदम नीचे चला जाता है। हजारों ब्लड सेल जो एकदम बीमार होने लगते हैं, 40-50 हजार, एक थोड़ा सा डर मन में आया और इतने सेल जो आपके एकदम कमजोर पड़ जाते हैं। बार बार वो थॉट आता है आपके मन में, बार बार थॉट आता है, आपकी टेलीफोन की जो वो ट्यून बजती है उसको सुनते सुनते आप डिप्रेशन में जाने लगते हैं। पहला आपको बीमार बनाने का ये पहला तरीका है जो आपकी ट्यून है। दूसरी बात, आपके नाक पे मास्क लगा है। मेरे बंधुओं, आदरणीय मित्रों, एक बात बताओ, आपके जीवन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सोर्स क्या है? भोजन 2 दिन 4 दिन नहीं खाएंगे तो चल जाएगा, पानी 1 आध दिन चल जाएगा, हवा 2 मिनट नहीं मिली तो हम मर जाएंगे। वो हवा की क्वालिटी खराब कर दी, हवा की क्वांटिटी कम कर दी, आपके नाक पे मास्क रखवा दिया। मास्क में क्या है? आपका विषय शायद जो विज्ञान के लोग यहाँ बैठे होंगे वो जानते होंगे, ये नायलॉन है जो आपके नाक पे मास्क रखा जा रहा है। इसके अंदर नायलॉन में से जो गैस निकलती है वो कैंसर पैदा करती है, उसका नाम है डाइऑक्सिन एंड फेरॉन। वो आपके फेफड़ों में सीधी जा रही है। आप कार में बैठे हैं, कमरे में बैठे हैं, पर्दे टंगे सिंथेटिक के, आपकी सीट है सिंथेटिक की, तो वहां से आपके नाक तक जो डाइऑक्सिन आ रही है उसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मिल जाती है वायुमंडल में से, तो इतनी घातक नहीं है। पर जब नाक पे ही रख दिया तो आपको तो लंग कैंसर होना ही है साल 2 साल में। क्या ये वो लोग जानते नहीं है? वो अच्छे से जानते हैं ऐसा ही होने वाला है। और ऑक्सीजन की मात्रा आपकी घटा दी, आपकी इम्यूनिटी एकदम कम होगी। बताइए आपको घुटन होती है कि नहीं होती? ये तो आपको बीमार बनाने का कार्यक्रम है। भारत के जो आपके केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री हैं हर्षवर्धन जी, जो आजकल WHO के अध्यक्ष हैं, उनकी स्टेटमेंट आई है, मेरे पास है वो स्टेटमेंट, अखबार में छपी है। वो कहते हैं जो सैनिटाइजर जिससे आप हाथ धोते हैं, इससे बार बार हाथ धोने से 3-4 महीने में आपको कैंसर हो सकता है, 2-3 महीने में कैंसर हो सकता है। इतना खतरनाक केमिकल्स है। वो क्या कर रहा है? आपके जो केमिकल भोजन में वो खेतों में पड़ रहे हैं, वो आपके धोने से, हवा के वायुमंडल से, पानी से कुछ डाइल्यूट होते हैं, पर जब सैनिटाइजर में अल्कोहल के साथ मिलकर वो लगते हैं तो आपके इसको सिस्टम को तोड़कर, डिफेंस सिस्टम को तोड़कर, जितने उसके अंदर पैराबीन्स यानी जहर हैं, उन पूरे पैराबीन्स को आपके ब्लड फ्लो में ले जाता है वो, और पूरे शरीर के अंदर तुरंत आपको दुर्बलता आती है। आप ध्यान नहीं देते, आप सोचते हैं मैं अपना भला कर रहा हूं। ये है वो जाल कि हम अपनी गर्दन अपने हाथ से काटते हैं अपने पैसे खर्च करके। ये एक ऐसा आयाम है जो बिल्कुल ध्यान में नहीं है किसी को। शायद गुलेरिया जी ने तभी कहा, मैं वो सब कहने वाला हूं जो शायद किसी के भी ध्यान में, पर आप इसको नकार ही नहीं सकते क्योंकि इसके लिए एविडेंसेस है, रिसर्च पेपर है, प्रमाण है, पर आपके पास कहाँ फुर्सत है। आपको अपने जीवन के जो काम है उनमें से समय निकालकर इन बातों को पढ़ने का समय नहीं है आपके पास। आप भरोसा करते हैं डॉक्टर वैज्ञानिक का कि वो सही कह रहा होगा, और वो सही नहीं कह रहा है, और जो सही कह रहा है उसको एकदम डिलीट किया जाता है यूट्यूब के ऊपर। अभी विश्वरूप राय चौधरी वहां पर हैं, मेरे भी 1-2 वीडियो इसके ऊपर मिल जाएंगे। इसके बाद आप साबुन से हाथ धो रहे हैं,
अभी हमारे विषय में आगे आने वाला है, पर हम यहीं पे साबुन का विषय ले लेते हैं। मैं घटना आपको बताना चाहता हूँ। हमारे महाराष्ट्र का, हर एक प्रदेश का दिल्ली में एक सदन होता है। उस सदन के एक रेजिडेंट कमिश्नर होते हैं, आईएएस ऑफिसर, और वहां पे उस प्रदेश के जितने अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो आकर ठहरा करते हैं। तो जो महाराष्ट्र का सदन है, उसके जो रेजिडेंट कमिश्नर है, उनसे थोड़ा परिचय हो गया। वहां पे गए तो हमने उनका कार्यक्रम, सारे कर्मचारियों को बुलाया, हमने रखा इसी विषय पे जिसपे आपसे आज बात हुई। तो जब साबुन की बात आई तो वो जो वहां के रेजिडेंट कमिश्नर है, वो बीच में बोल पड़े कि मुझे एक बात बतानी है। मेरी पत्नी नहाने के बाद हमेशा बोलती है, क्या बोलती है कि जी थोड़ा मैं थक गई हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ, एक कप चाय कॉफी पी लेती हूँ, फिर आपके साथ चलेंगे या कुछ काम जो भी करना है वो करेंगे। तो मुझे कभी समझ नहीं आता था ये नहाने से इसके थकने का क्या संबंध है। आज कहते मुझे समझ आ गया, उसके शरीर में साबुन और शैम्पू के माध्यम से इतने विष चले जाते हैं कि तुरंत उसको वीकनेस आती है। आपके साबुन के अंदर जितने पैराबिन यानी प्रिजर्वेटिव है, उसको आपकी FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अमेरिका की परमिशन है, भारत की परमिशन है, पर ये जो प्रकृति है ये आपके कानून के अनुसार आपकी परमिशन से नहीं चलती है। इसके अपने नियम होते हैं, अपने कानून होते हैं। ये सब जो पैराबिन्स हैं, जो प्रिजर्वेटिव है, जो फ्लेवर्स हैं, ये सब के सब कैंसर कारक हैं, कार्सिनोजेनिक हैं। इन सब से कैंसर होता है। और जिससे साबुन बना है, जिसको झाग है उसमें, वो जानते हैं काहे से बना है, वो सोडियम लॉरेल सल्फेट से बना है, जिससे निश्चित रूप से कैंसर होता है। आप 10 रुपए का साबुन लाओ तो भी सोडियम लॉरेल सल्फेट है, 100 रुपए का लाओ तो भी। आप हेड एंड शोल्डर 400 रुपए का शैम्पू लाओ, उसमें भी वही है, और अगर आप 50-60 रुपए वाला लाओ तो भी उसी में वही है। सब में सोडियम लॉरेल सल्फेट SLS है, जो आपके डिफेंस को तोड़कर आपके ब्लड फ्लो में जाकर आपके सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। आप तेजी से मरने की तरफ, बीमारी की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये है आपके साबुन। और आपको बता दिया है मेडिकल साइंस की सैनिटेशन सारी साबुन पर टिकी हुई है। एक डायरेक्टर एलोपैथी के रिटायर हुए, रिटायर होने के बाद मेरे दोस्त हैं कि चलिए एक स्कूल में आपका हमको लेक्चर कराना है, हम भी दोनों बोलेंगे। गए और जब मैं साबुन के विरुद्ध बोला तो मुझे एक तरफ लगे, कहते हमारा सैनिटेशन टिका ही साबुन पे है, या मत बोला करो। देखा अब जो सच है तो बोलना पड़ेगा। वो बड़े परेशान हो गए इस बात से। यही सच है कि आपको बीमार बनाने के लिए कोरोना से बचाव के नाम पर जो कुछ भी आपके साथ किया जा रहा है, सब आपकी इम्यूनिटी को खत्म करके आपको बुरी तरह से गंभीर रूप से बीमार बनाने के कार्यक्रम चल रहे हैं। वास्तव में कोरोना नाम की कोई खास चीज नहीं है। इस तरह की बीमारियां पहले से भी अब भी हैं, और इसके बारे में मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कोरोना का इलाज कितना सरल है। मरता ही वो है जो एलोपैथ डॉक्टर के हाथ में जाता है। और कितनी गड़बड़ चल रही है। मैं नहीं कहता सब डॉक्टर ऐसे ही होंगे, पर बहुत डॉक्टर इस लाइन में लगे हुए हैं कैसे आपको कोरोना बताकर मारना और कैसे 1.5 लाख रुपया सरकार से लेना है। अभी हमारे एक गोल्डस्मिथ सुनार है, उनकी बेटी की जहां शादी हुई है वहां पे किसी बूढ़े की मृत्यु हो गई। तुरंत डॉक्टर आ गए 3-4, वो कहने लगे 2 लाख रुपया लो और बोलो कि ये कोरोना से मरा है। क्या हो रहा है ये? और एक जगह नहीं हुआ, ये 20 जगह हो रहा है। ये जितने लोग बताए जा रहे हैं कोरोना से मर रहे हैं, इनमें से 1% भी मुश्किल से होंगे जो कोरोना से मरे होंगे। कुछ भी होने से जो मरा, ये डॉक्टरों को बहुत जल्दी उस पर लेबल जल्दी से चिपकाओ कि ये कोरोना से मरा है। कहानी क्या है? आगे आने वाली गेम शुरू होने वाली है। एक आपको वैक्सीनेट करना है सबको। दुनिया की सबसे खतरनाक वैक्सीन आपको दी जाएगी, इससे आपका RNA DNA दोनों डैमेज हो जाएगा। पूरा पपेट बन जाएंगे, कठपुतली बन जाएंगे, कहीं से भी आपको कंट्रोल किया जा सके। वो आपको दे रहा है, इसलिए आपको डराया जा रहा है। इसलिए साबित करने की होड़ लगी हुई है, दौड़ लगी हुई है कि साबित किया जाए कोरोना से बहुत लोग मर रहे हैं, जबकि मर ही नहीं रहे हैं। मरता ही वो जो डॉक्टर के हत्थे चढ़ जाता है। अब मुझे एक व्यक्ति बताइए जिसने डॉक्टर की दवाई नहीं ली, कोरोना जैसी किसी बीमारी और कोरोना में, और वो मरा हो? कोई नहीं मरा। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर आप जो भी निर्णय लेना हो वो लेना। तो अब ये जो आतंक सारी दुनिया में फैलाया आज हो गया है ना, कल आदेश आ गए, केंद्र सरकार ने कह दिया है बैरिकेड्स हटा दो, यात्रियों का आना जाना जो रोका हुआ है आपने प्रदेश सरकारों ने बंद करो। क्यों? क्योंकि हमें पता चला था 3-4 दिन पहले कि कुछ NGO हैं, कुछ समाजसेवी संस्थाएं हैं, उन्होंने सरकार के ऊपर दबाव बनाया है कि बहुत बड़ा फ्रॉड है। तो सरकार ने नहीं कहा कि फ्रॉड है, पर उन्होंने इसमें छूट देनी शुरू कर दी।
तो आपको जबरदस्ती जो है रोगी बनाने का एक कार्यक्रम है। तो इसमें आपको करना क्या है, देखिए सरल प्रयोग बता रहा हूं। कोशिश करिए अच्छी हींग आपको मिल जाए, कहीं पे देसी गाय का गोबर अगर आपको मिल सकता है तो ले आइए, एक ही बार लाना है, बार बार तो लाना नहीं। 10-15 टुकड़े सूखे उसके ले आइए, उसके इतने टुकड़े बना लीजिए, 2 इंच के 3 इंच के। गैस के ऊपर जलाइए और देसी गाय का घी या बढ़िया नारियल का तेल या कोई भी बढ़िया तेल जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से ना बना हो, जो हेक्सेन नाम के केमिकल से एक्सट्रैक्शन ना हुई हो, वो तेल ले लीजिए। और जिसके अंदर ये जो बाहर से पाम ऑयल वगैरह आ रही है वो मिक्स ना हो, ऐसा तेल भी चाहिए। उस गोबर के टुकड़े को गैस पे जलाइए, जलाने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालिए, 10-20 बूंदे, और हींग जो आप लाए हैं वो पीस कर पाउडर 1 चुटकी या 2 चुटकी डाल दीजिए, पूरे घर में घुमा दीजिए, आपके घर से सारे रोगाणु खत्म हो जाएंगे। और उसका प्रमाण आपके लिए क्या है, जितने लोगों को खांसी जुकाम छींकें हो रही है वो 10 मिनट में ठीक हो जाएंगे और आपके घर से मक्खी और मच्छर उसी समय भाग जाएंगे। ये इस बात का प्रमाण है कि रोगाणु कीटाणु फंगस भी भाग गई, खत्म हो गई वो। एक प्रयोग। दूसरा, तुरंत इंस्टेंट आपको चाहिए। ये तो मार रहे हैं ना, लेने ट्रायल करते जा रहे हैं। आज WHO कहता है ये दवाई दो, कल को कहता है नहीं इससे लोग मर रहे हैं, इसको बंद करो। तो हिट एंड ट्रायल, यानी बंदर और चूहों के ऊपर जैसे ट्रायल किए जाते हैं ऐसे आपके ऊपर ट्रायल हो गई, इसलिए मर रहे हैं लोग। और हर एक के ऊपर लेबल, किसी भी बीमारी से मरे तो लेबल कोरोना का। खैर, दूसरा उपाय, आपको त्रिकुटा लाना है बाजार से, डाबर, वैद्यनाथ, झंडू, ओझा, किसी का बना हुआ त्रिकुटा मिल जाएगा। और यदि आप त्रिकुटा ना मिले तो आप बना लीजिए ना, सोंठ वो पीस लीजिए, काली मिर्च हो सके तो बिना पॉलिश वाली, और नहीं तो धो के सुखा लेना उसको। और तीसरी चीज, मग पीपल, लेंडी पीपल, मग पीपल ऐसा उसको बोलते हैं, तो वो आप लाकर तीनों चीजें कूट पीस के बराबर मात्रा में मिला दीजिए और मिलाकर रख लीजिए। मैं इसको दर्जनों बार बल्कि सैकड़ों बार आजमा चुका हूँ। बस एक मक्खी के दाने जितना 100-200 मिलीग्राम पुराने गुड़ या शहद के साथ ले लीजिए, कुछ ना मिले तो गर्म पानी के साथ ले लीजिए, उसी समय आपका बुखार जुकाम तुरंत ठीक हो जाए। केवल एक बुखार ठीक नहीं होगा जिसमें आपकी आंखें लाल है, जीभ बहुत लाल है, वो पित्त ज्वर है यानी गर्मियों का ज्वर है। गर्मी के ज्वर में ये गर्म दवाई काम नहीं करती, और बाकी जितनी इन्फेक्शंस हैं बस 5 से 10 मिनट में आप ठीक हो जाए। ऐसा बहुत कुछ है। और आपको कफ चल रहा है, जिसका सांस नहीं रुक रहा, जिसका दम नहीं घुट रहा, लोगों ने कहा भाई कैसे तुम कहते हो उसको कोरोना है, कोरोना का पहला लक्षण है तो उसको जो है लंग्स की प्रॉब्लम होनी चाहिए, निमोनिया के लक्षण आने चाहिए, उसको सांस लेने में कठिनाई होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, बिल्कुल ठीक है, फिर भी कोरोना कह रहे हो। किसी ने पूछ लिया, ऐसा बीसियों बात होगी, अब कैसे कह रहे हैं डॉक्टर साहब इसको कोरोना है, ये डॉक्टर तुम या मैं हूं, ये दादागिरी है। ये सब चल रहा है तो कोई बात नहीं, आपको कितनी भी पुरानी खांसी हो, चाहे महीना पुरानी है, चाहे 2 दिन 4 दिन पुरानी, बच्चा हो या बूढ़ा हो, बाजार से एक तीसरी दवाई बता रहा हूं वो आप लाइएगा, वासा अवलेह, किसी भी फार्मेसी की मिल जाए, वासा अवलेह लाकर बच्चे को आधा चम्मच, आप 1 चम्मच दिन में 3 बार गर्म पानी के साथ ले। खट्टा, चिकनाई, ठंडा पानी बंद कर दें जब खांसी है तो, और चावल, आलू, अरबी, उड़द की दाल, कड़ी वड़ी बंद रखिए। और खांसी है तो आप देखेंगे 2-3 दिन में ही आपकी खांसी ठीक हो गई। बहुत पुरानी है तो 8-10 दिन में ठीक हो गई। ठीक होने का मतलब होता है बलगम सफेद की जगह पीले रंग का हो जाए, और पीले रंग का निकलने के बाद खत्म हो जाए, तो आपकी चिकित्सा पूरी हो। तो अब मैं लौटता हूं अपने मुख्य विषय की ओर। ये विषय तो सारा जो था वो वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुरूप था। अब मैं आता हूं मुख्य विषय की ओर। हमारे पास लगभग आधा घंटा और है। आपके जीवन शैली के कारण रोग कितने पैदा हो रहे हैं उसके ऊपर हमने एक किताब छापी है जो आप अभी आउट ऑफ प्रिंट है, जीवन शैली के रोग, कारण और निवारण, ये किताब है। तो ये आउट ऑफ प्रिंट है, तो इसको अभी 3 जगह पे 1000 2,000 कॉपी छपने के लिए गई हुई है। मित्र दोस्त छपवा रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो आशा 1 महीने में किताब आ जाएगी। तो 1000 जो आई थी किताबें वो तो बस हाथों हाथ सारी समाप्त हो गई। इसमें वो सारे कारण तो नहीं, लगभग सारे कारण मैंने दिए हैं जिन तरीकों से आप लोगों को बीमार बनाया जाता है। अब बीमार होते नहीं है, आपको बड़े प्रयास पूर्वक ऐसा जाल फैलाया गया है कि आप बीमार ही रहे और जीवन भर दवाइयां खाते रहे। अब मैं सबसे महत्वपूर्ण चीज के ऊपर बात कर रहा हूं। अरे हमारा
वीडियो चला गया, आपको आवाज तो आ रही होगी ना? कुछ गड़बड़ हो गई जी। नहीं सर, आप विजिबल भी हैं और ऑडिबल भी हैं। दोनों चीजें हैं डॉक्टर प्लीज साहब। कंटिन्यू। ऑडियो वीडियो दोनों चले गए क्या? नहीं है, दोनों आ रहे हैं। दोनों चल रहे हैं सर। ओके जी, बिल्कुल ठीक है। मुझे नजर आने बंद हुए थे इसलिए मुझे लगा गड़बड़। हाँ तो खैर, तो अब मैं पहली चीज जो बता रहा हूं, इसके ऊपर सर्च पेपर ढूंढना आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये जितना मैं बता रहा हूं शायद उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है। आप लोगों को सरकार की ओर से लगभग प्रतिदिन कहा जाता है आयोडाइड साल्ट का प्रयोग करो, आयोडीन वाला नमक आप प्रयोग करिए। तो क्या ये सही है? दिमाग कमजोर हो जाएगा, आयोडीन नहीं होगी, आपको गाइटर हो जाएगा, गिल्लड़ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जी, ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। आप जो नमक आज तक खाते थे, उस नमक में जानते हैं कैसा नमक था? उसके अंदर लगभग 80 खनिज पदार्थ थे, 80 मिनरल थे। इसमें नहीं है। कहां चले गए? 80 मिनरल आपके गायब कर दिए गए। कैसे गायब किए? आप जो पहले नमक खाते थे उसको खेतों में डालकर, बड़ी बड़ी क्यारियां होती थी, उसमें पानी को सुखा देते थे, उस नमक को उठाकर आपको दे देते थे, तो आप नमक नहीं 80 खनिज खाते थे। वो आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक होता था। आजकल क्या हो रहा है आपके साथ जानते हैं आप? जो बड़े बड़े शेल निकलते हैं खदानों में से या समुद्र के पानी को सुखाकर कोई नमक बनता है, उस नमक को ये गर्म करते हैं। क्यों करते हैं? आप कहेंगे सुखाने के लिए करते होंगे। तो सुखाने के लिए कितना तापमान चाहिए आपको? मुझे लगता है ये लगभग 100 डिग्री से नीचे नीचे में सूख जाएगा, 60 70 80 डिग्री पे, 50 60 डिग्री पे भी सूख जाएगा। मगर ये 1000 1200 डिग्री पे गर्म किया जाता है। इनका खर्चा बढ़ गया। बताइए क्यों इन्होंने खर्चा बढ़ाया? क्या कारण है? कोई जवाब है? बिल्कुल नहीं है जवाब। होता क्या है, जैसे ही ये गर्म करते हैं उसके 80 के 80 मिनरल वेपोरेट हो जाते हैं। पीछे केवल जो है सोडियम क्लोराइड बचता है। और जब हमारे थ्योरी है, हमारा सिद्धांत है जो आगे हम आपको बताएंगे, सिंगल साल्ट सेग्रीगेशन ऑलवेज लीड्स टू टॉक्सिफिकेशन। जब भी आप किसी खनिज में से या किसी वनस्पति में से एक साल्ट अलग कर देते हैं तो जहर बन जाता है। एलोपैथी इसी पर टिकी हुई है, सिंगल साल्ट सेग्रीगेशन के ऊपर। तो आपने नमक में से जब 80 खनिज को निकाल दिया तो ये नमक जहर बन गया। पर इस नमक को, जहर को और तेज किया गया। कैसे किया गया? इन्होंने कहा इसमें आयोडीन तो डालनी चाहिए। सबको लगा हाँ भी क्या बुराई है, डाल देनी चाहिए इसमें। तो उन्होंने आयोडीन डाली। ध्यान दीजिए कौन सी आयोडीन डाली, ये बिंदु आपके सबके ध्यान में रहेंगे तो आपके आगे बहुत काम है। कौन सी आयोडीन डाली? नेचुरल नहीं है, वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, वो डाला गया इसमें, यानी सिंथेटिक आयोडीन इसमें डाली गई। तो आप पूछेंगे क्या फर्क पड़ा इससे? बहुत बड़ा फर्क पड़ गया। हमारा जो किडनी है, इसके पास हजारों लाखों करोड़ों साल का एक प्रोग्राम है। वो प्रोग्राम क्या है? ये दुनिया की जितनी चीजें भी एडिबल हैं, नॉन एडिबल हैं, उन सब की चीजों को पहचानती है। जो चीजें इस धरती के ऊपर हैं, ये सबको पहचानती है। जैसे ही हमारे मुंह में डाला जाता है तो उसको रिजेक्ट करना, सिलेक्ट करना, उसको डिकोड करना, और यदि वो शरीर के लिए सही है तो उसके लिए तुरंत वो एंजाइम रिलीज करना जिससे वो पच जाए, शरीर में उसकी एसिमिलेशन हो जाए। पर ये जो सिंगल साल्ट सेग्रीगेशन है, इस नमक को तो पहचानती नहीं है आपकी किडनी। ये जो आपका आयोडीन है, इसको किडनी पहचानती नहीं है। तो ये शरीर में जाकर एक जहर की तरह, एक टॉक्सिन की तरह, एक फॉरेन मैटर की तरह स्टोर होता है, और स्टोर होकर धीरे धीरे आपकी किडनी और लिवर को डैमेज करता है। और तब कोई नहीं बताता ये लीवर और किडनी फेलियर के केसेस रोज बढ़ क्यों रही हैं। पहले पूरी चंडीगढ़ में 1-2 केस भी नहीं साल में होते थे, और अब दिल्ली हो चाहे चंडीगढ़ हो चाहे हैदराबाद हो, लाइन लगी हुई है डायलिसिस के केसों की। आप डायलिसिस करते जा रहे हैं, ये तो नहीं बता रहे कि ये हो क्यों रहा है। हम बताते हैं उसका सबसे बड़ा कारण आपका साल्ट है, नमक है। ये आपके शरीर में एक फॉरेन मैटर की तरह, जहर की तरह स्टोर होता है। और जो कुछ भी दुनिया में गलत चल रहा है उसमें सबसे बड़ा रोल नमक का है। आपकी किडनी और लिवर सारे जहर बाहर निकालती है। आपको जो बीमार बनाने के लिए केमिकल जानबूझकर दिए गए या अनजाने में आपके लिए, उन सबको किडनी लिवर बाहर निकाल देते हैं, इसलिए आप बीमार नहीं होते।
भारतीयों की किडनी लीवर दुनिया में सबसे मजबूत होगी, शायद नेपाली की आपसे अच्छी हो, बाकी किसी की नहीं। तो आप बीमारी नहीं पड़ते, उनकी अपेक्षा है कि आप जल्दी और ज्यादा बीमार पड़े, जो लोग आपको बीमार करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा हमको एक ऐसा केमिकल चाहिए जो आपके शरीर में टॉक्सिन विथहोल्डर का काम करे, आपके सारे केमिकल्स को पकड़ कर रखे, बाहर ना जाए, ऐसा हमको चाहिए। तो वो क्या है? वो ये नमक है। ये खुद भी टॉक्सिन है और किसी भी टॉक्सिन को किडनी और लिवर को काम ही नहीं करने देता, बाहर नहीं जाने देता। वो बाहर नहीं निकल सकते किडनी लिवर से, उनको काम नहीं करने देता, इसलिए उन पे बहुत प्रेशर आता है, इसलिए किडनी लिवर फेल हो जाते हैं। तो ये आपका नमक, उसमें सबसे खतरनाक चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और इस नमक को आपने देखा है फ्री फ्लो बनाया गया है। आप ऐसे गिराओ एकदम सूखे रेत की तरह गिरता है। आपने सोचा ये बहुत अच्छा है, ऐड भी आती है फ्री फ्लो नमक, पर कभी सोचिए तो ये फ्री फ्लो बना कैसे? मीठे का, नमक का स्वभाव है, ये हवा में से नमी को ले लेता है। ये नमक नहीं ले रहा तो क्यों नहीं ले रहा? उसके लिए एंटी केकिंग एजेंट्स उसमें डाले जाते हैं, उसका ग्रुप ऑफ केमिकल्स है, वो सब के सब कैंसर करते हैं, किडनी फेल करते हैं, लिवर फेल करते हैं, वो इसमें डाले जा रहे हैं। तो मेरे मित्रों, आप सोचिए जब नमक के साथ उनको आप लेंगे तो आपके साथ क्या होने वाला है? आपके शरीर में जाकर ये तो वही काम करेंगे जो बाहर किया है इन्होंने, नमी को आने से रोक देना। आपके करोड़ों अरबों सेल में ये नमी को आने से रोक देंगे, और जब नमी नहीं आएगी तो सूख कर आपके सेल और वो मरने लगेंगे। जब वो मरने लगेंगे, सूखने लगेंगे, तो आप भी तो जल्दी प्रस्थान कर जाएंगे ना दुनिया से। ये नमक के साथ एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। इस नमक को पचाने के लिए आपका लगभग 10 ग्राम नमक के लिए 23 गुना 230 ग्राम आपके सेल्स के जो फ्लूइड हैं वो खर्च होते हैं। 230 ग्राम, तो आपके सेल तो बड़ी तेजी से सूखने लगते हैं। सेल के कारण आपको पता ही नहीं चलता आप बीमार क्यों हो रहे, बेमतलब आपको लगता है बीमार हो रहा हूं। नहीं, जो आपने नमक खाया उसका 10 ग्राम दिन भर में नमक खाया हुआ आपके 230 ग्राम आपके कीमती फ्लूइड्स को उसने सुखा दिया। ये एक और काम हो रहा है। इसके अलावा कई देश हैं, लगभग 56 देश ऐसे हैं जिन्होंने इस नमक को बैन किया है। क्यों? उन देशों की रिप्रोडक्शन, प्रजनन, संतानें पैदा होना बंद हो गया इस कारण, नमक के कारण। लोग, औरतें और लड़के लड़कियां बांझ हो गए, इनफर्टाइल हो गए। आज भारत में भी शायद यही स्थिति है। ऐसा लगता है कि 50% लड़के लड़कियां जिन कारणों से बांझ हुए हैं, उनके संतान नहीं होती है, उसमें एक बड़ा कारण ये नमक हो सकता है। तो इतना कुछ इसके साथ जुड़ा हुआ है। यदि आपके नमक के ऊपर क्रिस्टल मॉडिफायर लिखा हुआ है या उसके ऊपर E536 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है इसमें पोटाशियम फेरोसाइनाइड मिला हुआ है। इसके एक अणु में 6 साइनाइड के परमाणु हैं, यानी पोटाशियम साइनाइड का जहर इसमें है। और ये आपको कितनी तेजी से मार डालेगा आप सोच सकते हैं। ये हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ पेट में जब रिएक्शन करता है तो फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन साइनाइड इससे बन जाता है, जिसको न्यूट्रलाइज करने में आपकी किडनी और लिवर खत्म हो जाता है। तो ये है आपके नमक की कहानी। इसके विपरीत जो आपका सेंधा नमक है, उसकी हमने सूची बना दी है, इस किताब में छपी हुई है। 87 मिनरल्स उसके अंदर है और उसमें आयोडीन भी है। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। और आपका जब बीपी बढ़ा हुआ हो किसी का भी, तो अगर आपने गलती से ये नमक पानी में घोल कर पिला दिया, जो आपका समुद्री नमक है, जो थैली वाला नमक है, तो आदमी को ब्रेन स्ट्रोक होगा या वो मर जाएगा। यदि आपने ये सेंधा नमक डली वाला रॉक साल्ट दे दिया, हिमालयन सॉल्ट दे दिया, आधा चम्मच, 1 चम्मच, और कांच के गिलास में दिया और थोड़ा नींबू भी डाल दिया, तो आप देखेंगे आधे घंटे के बाद लो बीपी ऊपर आएगा, हाई बीपी नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि ये नमक, वो नमक आपका एसिडिक है, ब्लड को तेजाबी बनाता है, और ये नमक एल्कलाइन है। पुनीत जी, पुनीत, हाँ जी, आपको आवाज और हाँ आ रहा है, ठीक है। तो मुझे लगा यहाँ पे स्क्रीन ब्लैक हो गई थी, मुझे लगा आपको नजर आना बंद हो गया। तो खैर, ये आपको नमक टॉनिक है जो रॉक साल्ट है, तो आप इसको लेंगे। इसका नाम है पोटाशियम क्लोराइड।
हमने इसको कई प्रयोग करके देखा है। ये आपकी बॉडी को, टॉक्सिन्स को, जहर को बाहर निकाल देता है। और वो नमक जो आप खा रहे हैं, क्लोराइड आयोडीन वाला नमक, वो टॉक्सिन विद होल्डर है। जमीन आसमान का फर्क है दोनों। स्वाद एक, गुण अलग। दूसरी चीज कौन सी है? दूसरा हमारा आपकी चीनी है। चीनी के बारे में, ये जो रिफाइंड शुगर है, इसके बारे में कुछ दशक पहले ये पता लग गया था हार्ट फेलियर का और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण यही है। तो चीनी की कंपनियां घबरा गई, इन्होंने बहुत पैसा खर्च किया और झूठे रिसर्च पेपर तैयार करवाए कि फैट के कारण एलडीएल बढ़ता है, टोटल जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। एचडीएल तो चलो हेल्दी है तो वो बढ़ता है। तो झूठे रिसर्च पेपर बनाए। अभी कुछ महीने पहले WHO ने ये क्लेम वापस ले लिया है कि फैट के कारण एलडीएल बढ़ता है, पर किससे बढ़ता है ये नहीं बताया। तो चीनी के कारण बढ़ता है। चीनी जो है, ये जो मैंने आपको कहा था सिंगल साल्ट सेग्रीगेशन, ये चीनी सिंगल साल्ट सेग्रीगेशन है। आपके गन्ने में से जो सल्फर, आयरन, कैल्शियम, वो सब निकाल दिया, केवल ये मीठा बच गया पीछे। और जब ये सिंगल साल्ट बच गया तो उसको विष तो बनना ही बनना है। एक तो ये कारण चीनी के जहरीले होने का, और दूसरा लगभग अलग अलग प्रोसेस में इसमें 8 केमिकल ऐसे डाले जाते हैं जो जहरीले हैं। जल्दी क्रिस्टलाइजेशन के लिए, जल्दी उबलने के लिए, कढ़ाई में सड़ने से रोकने के लिए, इसका जो है वो दाना सफेदी ज्यादा आ जाए उसके लिए, और ये हवा में से नमी को ना ले, वो एंटी-केकिंग एजेंट, कुल मिलाकर 8 के लगभग विष इसमें और डाले जाते हैं। इसलिए आप देखना, पहले हम चीनी खाते थे 10-20 साल पहले, मुंह में तरावट आती थी। अब आप चीनी को, रिफाइंड शुगर को थोड़ा सा जीभ पे रखना, उसके बाद मुंह सूखने लगेगा। क्यों? आपके सेल भी सूखने लगेंगे, पूरा सिस्टम सूखने लगता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक खोज अचानक हो गई। कुछ लोग जो है वो सहायता करने के लिए गए लैटिन अमेरिका में, भोजन और कपड़े वगैरह लेकर। वहां गए तो उन्होंने देखा कि अमेरिका में तो हर चौथे व्यक्ति के दांत खराब थे उन दिनों भी, पर लैटिन अमेरिका में लोगों के दांत खराब नहीं है, बहुत स्वस्थ दांत है। उन्होंने सोचा ये क्या कारण है, तो देखा, इनको लगा कि यहाँ पे रिफाइंड शुगर तो है नहीं, चीनी नहीं है इनके पास। उन्होंने सोचा क्या चीनी इसका कारण है। आकर इस पे काम हुआ, और काम होने के बाद साबित हो गया कि जब हम चीनी खाते हैं तो हमारे रक्त में से, हमारे ब्लड में से पूरे कैल्शियम को डिस्ट्रॉय कर देती है। उसके बाद हमारे शरीर की व्यवस्था, तंत्र, सिस्टम ऐसा है कि जितना कैल्शियम आपके रक्त में कम हुआ, उतना कैल्शियम आपकी हड्डियों में से लीच आउट होकर ब्लड में आ जाता है तुरंत, और हम फिर चीनी खा लेते हैं। हमको क्या पता हमारे साथ क्या हो रहा है। जैसे धीरे धीरे आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, आप में ब्लड की कमी पैदा हो जाती है, आपका लीवर खराब हो जाता है, आपका ब्रेन कमजोर हो जाता है, और जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो आपकी मसल की इलास्टिसिटी चली जाती है, आप जल्दी बूढ़े होने लगते हैं। आपको पॉलिप्स हो जाता है, आपको बवासीर, हेमोराइड्स हो जाते हैं, पाइल्स हो जाता है, और लड़कियों के गर्भ गिरने लगते हैं, मिसकैरेज होने लगते हैं, क्योंकि कैल्शियम के बिना हमारी मसल की लचक नहीं रहती है, वो लचीलापन नहीं है, मजबूती नहीं है, तो वो पकड़ कर नहीं रख पाती। इसलिए आपको पाइल्स भी हो गया और मिसकैरेज भी हो गया, और बूढ़े भी जल्दी हो गए, मसल लटक गई जल्दी से। ये पूरी कहानी होती है चीनी के कारण। एक बहुत मजेदार खोज और भी इसके ऊपर पता चला कि जो मातृत्व काल में, प्रेगनेंसी पीरियड में, यदि वो चीनी ना खाए, रिफाइंड शुगर ना खाए, बच्चे के जन्म के बाद 4-5 साल को चीनी ना दे, तो उस बच्चे के दांत, हड्डियां 100 साल की उम्र में अगर वो जिंदा है तो एक भी दांत उसका कैविटी नहीं बनेगा, उसका फ्रैक्चर नहीं होगा आसानी से, कमर दर्द नहीं होगी, घुटने की दर्द नहीं होगा, इतना रिच कैल्शियम रहेगा। हमने देखा है बचपन में कि जब बूढ़ों को जलाकर आते थे तो सारी हड्डियां जल जाती थी, 32 दांत साबुत निकलते थे, सफेद रंग के, जलते नहीं थे। वो जितने मजबूत दांत थे, हार्डेस्ट बोन ऑफ योर बॉडी, वो आज बच्चों भी गल जाते हैं। क्या हो रहा है? ये चीनी, जो आप बढ़िया मीठा खा रहे हैं ना, ये कारण है उसका। ये चीनी आपके सिस्टम को पूरे को डिस्ट्रॉय कर रही है। तो यहाँ तक खांड सारी है, गुड़, शक्कर इत्यादि, यदि उसमें जो है वो केमिकल से उसको सोडा वोडा ना डाला हो तो आपके लिए टॉनिक है। पर मीठा खाने के लिए एक नियम है, यदि आपकी जीभ के ऊपर व्हाइट कोटिंग है तो आपके आंतों में, पेट में, स्टमक में सडन फर्मेंटेशन है, तो आपको मीठा नहीं खाना चाहिए।
जब जीभ साफ हो जाए तभी मीठा खाना चाहिए, नहीं तो आपकी बीमारियां बढ़ जाएंगी। अब हमारे पास है लगभग 10 आइटम। 10 में से हम केवल एक आइटम के बारे में आपको और बताएंगे। उसके बाद हम आपके प्रश्न लेंगे, क्योंकि ये विषय लगभग 4 घंटे का होता है पूरा। तो कभी फिर सेकेंड पार्ट करना होगा तो कर लेंगे। आपका साबुन है, टूथपेस्ट है, आपका क्लोरीन है, सबसे खतरनाक तो क्लोरीन है, आपके नमक कह रहा हूं मैं, उससे भी खतरनाक आपका क्लोरीन है। दुनिया में क्लोरीनेशन पानी की इसलिए बंद हो गई है क्योंकि उससे आदमी बूढ़े होकर जल्दी मर जाते हैं, कैंसर जल्दी हो जाता है, हार्ट फेलियर जल्दी हो जाता है। शायद अमेरिका और भारत 2 ही देश है जो क्लोरीनेशन करते हैं, बाकी कोई देश नहीं। तो उसके बारे में इतना ही कहूंगा। बाकी आपको रिफाइंड तेल के बारे में थोड़ा ज्यादा बताना है मुझे। जो आपका तेल है ये तो हम यूज करेंगे ही करेंगे। तो जो आपका रिफाइंड तेल है, रिफाइंड तेल को जिन प्रोसेस में से गुजारा जाता है ये पूरा एसिटिक हो जाता है। कैसे कैसे होता है लंबी कहानी है। तो ये इतना एसिटिक हो जाता है कि इसके कारण 100 चूहों को ये तेल खिलाया गया, 100 चूहों को सादा तेल खिलाया गया। 3 महीने में 100 में से 99 चूहे मर गए रिफाइंड तेल वाले। जानते हैं बीमारी क्या थी? सबको कैंसर था। समूह चूहा जरा मजबूत था, वो बाद में मरा, और जिनको दूसरा सादा तेल दिया एक को भी कैंसर नहीं हुआ। जब ये फाइंडिंग सामने आई, सारी दुनिया में रिफाइंड तेल का प्रचार शुरू हो गया, और सबसे बड़ा निशाने पर आपका भारत। डॉक्टर रिकमेंड करने लगे कि रिफाइंड तेल लो। जिस दिन आप रिफाइंड तेल बंद करते हैं आपकी छाती की जलन खत्म हो जाती है, 90% ठीक हो जाती है। मेरे साथ हुआ है। जिस दिन बंद किया मेरा और मेरी पत्नी का सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस उसी दिन ठीक होने लग गया। वो एसिडिटी के कारण था। और उसी दिन मुझे वाटर ब्रश, जो खट्टा पानी, दांत भी गलने लगते थे इतना खट्टा पानी, उसी दिन बंद हो गया। शायद 25 साल हो गए इसको छोड़े हुए। तब से मुझे जो इस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती। तो आपका रिफाइंड तेल एक बहुत बड़ा खतरा है। तेल के साथ जो जुड़ा हुआ है वो क्या है? पाम ऑयल, जिसको सूरों को भी नहीं देते खाने को। वो पाम ऑयल सरकार की परमिशन से 30 से 40% परमिशन है डालने की। ये क्या कर रही है सरकार? होश नहीं है किसी को। सरकार को पता है, ना एडमिनिस्ट्रेटर को पता है, इसमें जो सबसे शरारती तत्व है, जो इसका सबसे बड़ा अपराधी है, क्षमा करें, वो वैज्ञानिक है। उसने रिकमेंड किया। टेक्नोक्रेट की रिकमेंडेशन के बिना जब मैं पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश की तो मुझे पता चला ये नेता नहीं करता है, थोड़ा बहुत रोल होता है उसका, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं करता है, ये सारे का सारा काम तो आपका टेक्नोक्रेट करता है जो रिकमेंड करता है। उसने रिकमेंड किया है कि पाम ऑयल डालो। उसने बहुत मोटा पैसा लिया होगा, जो बहुत नेशनल लेवल के वो हैं, साइंटिस्ट हैं, तो उनके बच्चों को भी कैंसर होना ही होना है। इसके कारण बड़ी तेजी से कैंसर होता है, क्योंकि एसिटिक है, आपके ब्लड को बहुत एसिटिक बना देता है। और नियम है, कैंसर सेल तभी बनता है, हार्ट फेलियर तभी होता है, रोमेटिक आर्थराइटिस तभी होता है जब आपका ब्लड एसिटिक हो जाता है। तो ये सब चीजें आपके ब्लड को एसिटिक बना रही हैं, तो नहीं चलेगा। एक और समस्या है तीसरी, आपके तेल सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड आ रहे हैं। अब आपका साइंटिस्ट बोलता है जीएम क्रॉप यहाँ पे नहीं है, क्योंकि उसको विदेशी वैज्ञानिकों ने कह दिया इस पे खर्चा बड़ा होता है, जी हम क्यों बनाएंगे जीएम। क्योंकि सच ये है कि उन्होंने जीएम बना दिया। तो प्रूफ तो चाहिए। क्या प्रूफ है कि जो मैं कह रहा हूं कि सारी जीएम क्रॉप से जो तेल है? पहला प्रूफ है कि सरसों के तेल में आपको सरसों की गंध नहीं आएगी, और यदि उसमें सिंथेटिक फ्लेवर डाला होगा तो गर्म करते ही वो फ्लेवर गायब हो जाएगा, लगेगा बिल्कुल ये तो प्लेन एकदम तिल के तेल से भी ज्यादा सादा हो जाएगा, कोई दुर्गंध सुगंध नहीं बचेगी। तो उसकी पहचान एक और है। यूट्यूब में जाइए और उस पर लिखिए वैद्य राजेश कपूर, वहां पे आपको एक ऊर्जा विज्ञान की तकनीक मिलेगी। वो तकनीक क्या है? आपके शरीर के बहुत से सीक्रेट्स हैं जो आपको बताए नहीं जाते मेडिकल साइंस में, ये योग वाले लोग ही जानते हैं। वो सब गायब हो गया है। पढ़े लिखे लोगों को, आपके विद्यार्थियों को, सबको पता होना चाहिए, क्योंकि यदि हम उनके सीक्रेट्स पता हो तो अपनी मेंटल पावर, फिजिकल पावर बढ़ा सकते हैं और अपनी जीवन की समस्याओं को कम कर सकते हैं। एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद में हमने ये प्रयोग किए थे। आज वो कॉलेज शायद अभी तक यूपी में पहले नंबर पे है, जबकि तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पे होता था। तो ये सीखना बहुत जरूरी है। कभी आप चाहें तो इसके ऊपर कोर्स रखिएगा। तो खैर, आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ, आपकी जो हथेली का बीच का भाग है ये बहुत संवेदनशील है। यहाँ पे जो कुछ भी लगेगा आपको ब्रेन को नहीं पता लगेगा, सिस्टम को, बॉडी को पता लग जाएगा अच्छा है कि बुरा है। तो आपको क्या करना है? आपको कोई वजन लेकर ऐसे उठाना है जो अधिकतम आप उठा सकते हैं। देख लीजिए कितना उठा सकते हैं। उसके बाद तेल
उसकी 2-4 बूंदे यहाँ लगाइए, या जिस चीज की भी जांच करनी है, शहद है, घी है, पौधा है, दवाई है, मुझे अच्छी बैठेगी बुरी, उसको यहाँ पे रखो और मुट्ठी में पकड़ लो, पकड़कर वजन उठाइए। यदि आप पहले से वजन उठा सकते हैं तो ये आपके सिस्टम के लिए अनुकूल है, लाभदायक है आपके लिए। यदि आपकी ताकत बहुत कम हो जा रही है तो समझ लीजिएगा ये आपके लिए बहुत बुरा है, अच्छा नहीं है। जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होंगी वो हथेली पे रखते ही, चाहे सब्जी हो, चाहे तेल हो, चाहे फल हो, वो तुरंत आपकी ताकत को घटा देंगे। और ट्रेजेडी ये है, विडंबना ये है, जिस ब्रेन के भरोसे पे आप पूरी जीवन काटते हैं, इस ब्रेन को पता नहीं लगता। इस ब्रेन की लिमिटेशन है 20%। आपके जीवन में सब कुछ हो रहा है, वो 80% भूमिका रोल है आपके जीवन में अच्छा बुरा होने का, वो उन ताकतों का रोल है जो आपको नजर नहीं आती है, जो विजिबल नहीं है, उनको आप केवल साधना के द्वारा महसूस कर सकते हैं, ब्रेन की पकड़ में नहीं आती। और हम सारा जीवन ब्रेन के भरोसे निकालते हैं, इसलिए हमारा 80% फेलियर सुनिश्चित है। तो उन शक्तियों को जानने समझने की तकनीक हमको सीखनी पड़ेगी, तब जाकर हम अपने जीवन में सफलता का प्रतिशत अपना बढ़ा सकेंगे। तो खैर, ये आप देख लीजिएगा। अब तेल के साथ एक और समस्या, तेल के साथ समस्याएं कुछ ज्यादा है। आपका तेल जो निकाला जा रहा है, जितनी भी बड़ी कंपनी है, असली तेल हो तो भी कैसे निकाल रही है, चाहे अमेरिका की हो, चाहे भारत की हो, चाहे इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मन की हो, सब की सब एक जाल में फंस गई है। सबको बताया गया है हेक्सेन के द्वारा तेल निकालिए। एक ऐसा केमिकल है जो पूरे फैट को चूस लेता है। ब्रिटेन का एक मुझे पेपर मिला जो ये कहता है कि हेक्सेन को सूंघने से ये न्यूरोटॉक्सिन है, आपके ब्रेन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। आगे वो पेपर लिखता है इसको खाने से 10 गुना ज्यादा डैमेज होगा। खिला तो सकते नहीं, ऐसी खिला रही हैं पर ऑफिशियली नहीं खिला सकते, इसलिए उसने केवल अंदाजा दिया कि 10 गुना ज्यादा डैमेज होगा खाने से। तो आपके तेलों में तो हेक्सेन है, हमको बताया गया है सारी दुनिया को, हेक्सेन तेल निकालने के बाद हवा में इवेपोरेट हो जाता है, पूरा निकल जाता है। ये झूठ है। मैंने पी मार का तेल को लेकर, मुझे एक सीएमओ है यहाँ पे महेंद्र शर्मा जी, उन्होंने कहा चिंता मत करिए, गर्म करना, हेक्सेन उड़ जाएगा। लाए, हमने गर्म किया तो उसमें अगर हेक्सेन उड़ गया है सब ठीक होना चाहिए था, नहीं, हम सबका ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया कि पूरे दिन दवाइयां खाई, वो हेक्सेन का असर था। तो जितनी बड़ी कंपनी है सब हेक्सेन से ही तेल निकालती हैं, देशी हो चाहे विदेशी हो। एक बात। दूसरी बात आप सोचिए, कॉमन सेंस की बात है कि जब एक केमिकल आएगा, तेल में गया, वो उसके मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा, उसके स्ट्रक्चर को बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ऑफ कोर्स बदलेगा। इसके ऊपर सर्च पेपर साइंटिस्ट बिल्कुल चुप हैं, बताते नहीं है कि उसने आने और जाने के बीच हेक्सेन ने तेल के साथ क्या किया। निश्चित रूप से वो जहरीला है हेक्सेन, उसने उसको कुछ ना कुछ बुरा ही किया। तो ये अंतिम समस्या इसके साथ है। तेल के साथ हमको तेल के लिए विशेष प्रयास करने पड़ेंगे कि हमको सही मिल जाए। एक दिन में नहीं मिलेगा, एक दिन में हमारा शरीर कोई खत्म भी नहीं हो जाने वाला है। हमको लगातार अवेयरनेस के साथ इसको सही चीजों को ढूंढने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल। और एक और बात जोड़ देता हूँ, सोयाबीन तेल जो निकाल दे कोई, 1 लाख रुपए इनाम देने के लिए, किसी ने 10 लाख रुपए इनाम देने के लिए कहा है। सोयाबीन से तेल नहीं निकल सकता, एकदम सूखा आटा बन सकता है। आपको क्या कहे गेहूं में से तेल निकालो और इतना तेल निकालो कि आप उसको सेल कर सके। सोयाबीन सारी दुनिया की जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, पूरी कैंसर करती है। जिस खेत में इसको बो दो वहां पे दोबारा कोई फसल नहीं उगती है। इसके ऊपर जो वीडीसाइड स्प्रे करते हैं उस जहर से ये मरती नहीं है सोयाबीन, सारी पौधे मर जाते हैं। ये इतना खुद ही जहरीला है, सांप को काटे तो जहर किसको चढ़े, तो इतनी जहरीली है। तो इसका तेल कैसे निकालेंगे, इसको तेल में डिप करते हैं, तेल में डुबाने के बाद इससे तेल निकालते हैं। क्यों? सोयाबीन की वो प्रॉपर्टीज जो कैंसर पैदा करती है तेल में आ जाए। और तेल में कहां, सोयाबीन में कहां से तेल आ गया? और आपको सोयाबीन का तेल दिया जा रहा है। सोयाबीन, सोए का कोई भी प्रोडक्ट खाना बहुत खतरनाक है और सरकार कर रही है सोए का प्रयोग करो, प्रोटीन्स बहुत है, जबकि ये कैंसर कारक है। तो उसका कोई भी प्रोडक्ट हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। साबुन शैम्पू मैं आपको इसके बारे में संकेत कर चुका हूं, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है कि उसके अंदर कितने जहरीले पदार्थ हैं। आपको साबुन अपना बनाना पड़ेगा और हम ऐसा उपटन बनाना सिखाते हैं जिसको लगाने के बाद 2 बार, हमने 3 बार हो चुका है, को महिलाओं ने कहा कि जिन्होंने ये लगाया वो तो सुंदर हो गई। कितनी देर में? 5 से 10 मिनट, चेहरे के ऊपर ग्लो आ गया। तो पुरुषों को भी लगाना मना नहीं है, सभी लगा सकते हैं।
पुरुष भी सुंदर होना मना थोड़ी है उनको। तो ये साबुन या फिर साबुन अपना बनाना सिखा देंगे, वो अपना बना लीजिए। क्लोरीन वाला पानी तो आप तो भारत सरकार को कैसे मनाएंगे, बड़ा मुश्किल है। तो आप एक नोट कर लीजिए, आपको एंजाइम बनाना है। एंजाइम बनाकर 1 लीटर में आपको आधा ml या 1 ml डालना है। 2-3 घंटे के बाद मिरेकल होगा। आप कहते हैं कि नेचर में से मरकरी खत्म नहीं होता, आर्सेनिक खत्म नहीं होता, कैडमियम खत्म नहीं होता, ये सब खत्म हो जाएंगे पानी में से। बहुत कमाल की बात है। वो एंजाइम क्या होता है, बस एक बार सुन लीजिए, बाद में लिखकर भेजना होगा तो भेज दूंगा। प्लास्टिक में भी बना सकते हैं। 20 लीटर की एक कैन लीजिए जिसको एयर टाइट किया जा सकता है। उस 20 लीटर की कैन में 1 किलो पुराना गुड़, जगरी वगैरह डालिए। 3 किलो कोई भी फ्रूट, सब्जियां, छिलके, पत्ते डालिए। 1 किलो गुड़ हो गया, 3 किलो ये, उसमें 10 लीटर पानी डालिए। डालकर उसको एयर टाइट करके रख दीजिए छाया में, गर्म जगह पे। ठंडी जगह हो तो कंबल कुंबल बोरियां वगैरह कुछ रख लेना, और बार बार उसको दबाकर रोज देखना। अगर वो टाइट हो जाए तो उसको जो है थ्रेडिंग को, उसके ढक्कन को धीरे से थोड़ा ढीला करना, खुलना मत। ऑक्सीजन अंदर गई तो सड़ जाएगा। प्रेशर के साथ गैस बाहर निकल जाएगी, फिर बंद कर दो। ऐसा 1-2-3 दिन बाद जब जब इसमें प्रेशर बने तब तक गैस को सावधानी से निकालना, ढक्कन पूरा मत हटाना। ऐसा 90 दिन तक करने के बाद आप देखेंगे एंजाइम तैयार हो गया। इसको कपड़े से छानिए, बंद जगह पे ही छाने तो अच्छा है, जहां पे पहले से आपने हींग थोड़ी सी जला ली हो गोबर के ऊपर, ताकि हवा में कोई फंजाई, किसी तरह के जर्म्स ना रहे। तब इसको कपड़े से छानिए और निकालकर कांच की या प्लास्टिक की बोतलों में भर दें। बस आपका अमृत तैयार हो गया। सड़े हुए तालाब में डालते जाइए 1-आध महीने तक, वो सड़ा हुआ तालाब एकदम साफ हो जाएगा। नाली में डालते जाइए। आपकी फ्लश लैट्रिन में बदबू आती है, उसमें थोड़ा डाल दीजिए, पूरे बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे, बदबू खत्म। आपके खेतों में आपने 20 साल तक जहर डाले हैं, 30 साल तक, बस वहां डालिए। आप देखेंगे 3 स्प्रे 10-10 दिन में करिए। आप सॉइल टेस्ट कराइए, आपकी मिट्टी में केमिकल नहीं मिलेंगे। और रेशो का ध्यान रखिएगा, 100 लीटर में 100 ml, यानी 1 और 1000 की रेशो है इसकी। 1000 ml में 1 ml। पीने के लिए भी यही रेशो रहेगी। आधा ml भी डाल सकते हैं पीने में, तो आपकी फसलों में से, खेतों में से जहर खत्म। तो ये आप कर लीजिए, तो आपका जो पानी है क्लोरीन वाला, वो आप बिना जहर का पानी पी सकेंगे। नहीं तो उससे फ्री रेडिकल्स बनते हैं, लोग जल्दी बूढ़े होकर मर जाते हैं। टूथपेस्ट लंबी कहानी है, पर इसमें सबसे खतरनाक जहर है इसका मीठा, स्प्लेंडा। सबसे जहरीला है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है इसके अंदर, जो दांत चमकाने के लिए इसमें डालते हैं, रंग काट का काम करता है। दांत मसूड़े आपके सारे गल जाते हैं। और उसमें सबसे जहरीला ये बता रहे हैं, एस्पार्टेम, आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो उसमें मीठा है, वो सबसे खतरनाक है। कहा जाता है कि वो तो फिनाइल एलान से बनता है, इसलिए उसमें कोई खतरा नहीं है, वो फलों में भी होता है, पर ये सही नहीं है। ये सिंथेटिक है, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। ये जो है बॉडी में ऑब्जर्व नहीं होता है, ये जहर की तरह काम करता है। फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता है इसका ब्रेन में जाकर, बॉडी में जाकर, और फॉर्मेल्डिहाइड आपके पूरे सेल्स को, ब्रेन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसलिए आपको टूथपेस्ट की जगह कुछ सब्स्टिट्यूट, मंजन है, दातुन है, कुछ करना पड़ेगा। और जितने आपके कॉस्मेटिक्स है, सब के सब महिलाओं की, लड़कियों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डैमेज कर देते हैं। इसलिए लड़कियां कुरूप हो जाती हैं, सुंदर नहीं रहती हैं, उनका हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाता है, वो मां नहीं बनती हैं फिर। और कोई भी कॉस्मेटिक्स लगाने वाली एक भी दुनिया की लड़की सुंदर नहीं बचती, कुरूप हो जाती है। क्यों? ये छूते ही शरीर के अंदर विष चले जाते हैं। आप किसी एक भी कंपनी के कॉस्मेटिक्स को नहीं कह सकते कि ये जहर नहीं है। पैक्ड फूड लंबी बात है, उसमें सोडियम ग्लूटामेट सबसे जहरीला है, जो ब्रेन सेल को अपना डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरा, अगर आप लिखेंगे नेट के ऊपर डेविल इन द मिल्क, उसमें डॉक्टर कीथ वुडफोर्ड की किताब आपको मिल जाएगी, जो बताएगी विदेशी गौएं जो जर्सी हैं, HF है, इनके दूध से हमें कैंसर होता है, हमें बीटा सडन इन्फेंट डेथ होती है, ऑटिज्म होता है बच्चों में, और आपके ब्रेन सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मानसिक रोग, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ऐसे 20 रोग उससे लगते हैं। इसलिए वो नहीं चलेंगे। और आपका स्टील हाईली टॉक्सिक है, ये 18 साल पहले हमने बताना शुरू किया था, अब जाके गूगल ने बताना शुरू किया है सन 19 में कि जहरीला है। पहले ये बताते थे कि स्टील हानिकारक नहीं है। तो उसके ऊपर
अभी एक रिसर्च पेपर भी राजस्थान के एक डॉक्टर ने 8 लोगों की टीम ने लिखा है। मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा समय, जैसा कि मुझे बताया गया था, समाप्त हो रहा है। और अंतिम बात, जो हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। हमारी सोच जैसी होगी हम वही बन जाएंगे, हमारी हार्मोनल सेक्रेशन वैसी होगी और कॉस्मोस में से वैसी एनर्जी हमारे पास आएगी। इसलिए अपने ऊपर ध्यान देना, हम पॉजिटिव सोचते हैं कि नेगेटिव सोचते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अबव ऑल ब्रह्मचर्य, इसके ऊपर मेरा लेख है, आप लिखिएगा काम वासना की अद्भुत ऊर्जा बाई राजेश कपूर और जाइएगा इसमें गूगल में, तो आपको वहां पे लेख मिल जाएगा और यूट्यूब में इसके ऊपर वीडियो मिल जाएगा। वीडियो में थोड़ा शॉर्ट मैटर है और उसकी हालत ये हो गई है कि मेरे वीडियो तो कोई 2-3 हजार ही रोज देखते थे, इस वीडियो को 7,000 लोग डेली देख रहे हैं, 1,000 लोग डेली सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो ये बहुत जबरदस्त वीडियो है, इसको देखिए, क्योंकि हमारे शरीर की सबसे कीमती चीज हमारा सीमन है, जिससे संतान बनती है। और भारत का और दुनिया का एक भी डॉक्टर नहीं बता रहा है कि इसके अंदर लेसिथिनम है, कैल्शियम है, कोलेस्ट्रॉल, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल है। इस तरह से इसमें शरीर के सबसे कीमती पदार्थ है। और जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ऐसा कहा जाता है जब ये सीमन बढ़ जाता है तो बाहर तो निकल ही जाएगा, ये आधा सच है। जो लोग बटरफ्लाई करते हैं, जो साधना करते हैं, जो मूलबंध लगाते हैं, उनका ये सीमन बर्न होकर एनर्जी में कन्वर्ट होकर ब्रेन में चला जाता है और आपके केवल 5% ब्रेन सेल काम करते हैं, 6%। वो जो 95% ब्रेन सेल काम नहीं करते हैं वो एक्टिवेट होते हैं और आप दुनिया में जीनियस आदमी बनकर सामने आते हैं। ये जो आइंस्टीन, न्यूटन है, इनके 10% काम करते थे, 8 से 10%। और विवेकानंद जी के शायद 25%। वो एक दिन में हजारों पेज पढ़ के याद कर लेते थे, यहाँ तक कि उन्होंने 11 वॉल्यूम मैथमेटिक्स के एक पेज, एक शब्द याद कर लिया था एक दिन में, 10 दिन में। हर रोज एक वॉल्यूम पढ़ते थे, याद हो जाता था। कहीं से कुछ भी पूछ लो। ऐसे मिरेकलस पर्सनैलिटी बनती है ब्रह्मचर्य के द्वारा। पर ब्रह्मचर्य कैसे करना, कितना करना, ये आपका बिल्कुल पर्सनल मैटर है। सीमन लॉस कितना आप रोक सकते हैं उतना रोकिए, उतना जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। ये आपका व्यक्तिगत मामला है, आपको कितना संयम करना है, पर इससे कीमती बात और इसके ऊपर कोई नहीं। आपने मुझे सुना धैर्यपूर्वक, गुलेरिया जी ने मुझे इस अवसर के लिए उपलब्ध करवाया, आप सबसे मेरा संपर्क करवाया। कुलपति महोदय भारद्वाज जी, डॉक्टर भारद्वाज जी और आप सबकी टीम, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। और आपके कोई प्रश्न हो तो कृपया बताइए। मैं जरा अपने साथियों को बुलाकर वीडियो ऑन कर लेता हूँ, इसलिए मैं थोड़ी आवाजें लगाऊंगा, आप बुरा मत मानिएगा। पुनीत, मनी, बेटे मेरा वीडियो गायब हो गया। डॉक्टर साहब धन्यवाद। आपने जो बातें कही आज के संदर्भ में, जैसे आपने कहा, बड़ा कहते हैं उनमें विश्वास करना जरा मुश्किल काम है, तो आपने पहले ही कह दिया कि आप एक्सपेरिमेंट करें और उसके बाद उस पर विश्वास करें। तो आई थिंक यही सबसे बड़ी विश्वसनीयता है आपके इस सेमिनार जी। आपकी आवाज बंद हो गई गुलेरिया जी। नहीं, मैं तो आपको देख रहा था कि आप पहले सेट हो जाएं तो उसके बाद बात करूं। कोई बात नहीं, ये कर रहे हैं। ओके, अच्छा, वो करें, डाटा खत्म है। अच्छा, जी, डाटा ये लगा। जी, आप जारी रखिए। सुनाई भी दे रहे हैं और दिखाई भी दे रहे हैं, कोई इशू नहीं आ रहा, आपकी आवाज आ रही है। नहीं, आप तो दिख रहे हैं, हमें आप दिख भी रहे हैं, आपकी आवाज भी आ रही है। चलेगा चलेगा। मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर साहब कि अब मैं बाकी लोगों को भी आमंत्रित करूंगा क्वेश्चन आंसर के लिए, प्रश्नोत्तर के लिए। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, जैसे आपने ये सारी बातें कही और आपने कहा कि आप छोटे छोटे नुस्खों से निरोग हो सकते हैं और इतनी बड़ी बड़ी जो फैक्ट्री लगी है, इतने बड़े बड़े जो कारखाने लगे हैं, उनका आपने एक तरह से निरस्त कर दिया। तो मुझे ये आपसे चाहिए कि इकोनॉमी, या जिसको हम कहते हैं ये जीडीपी ग्रोथ, को नजर आ रहा हूँ, वो मुझे नहीं, ये जो ग्रोथ की सिस्टम है ये कैसे चलेगा अगर हम ये सब कुछ बंद करते हैं?
जो हम ये कहें, आपने जैसे कहा छोटे छोटे नुस्खों से आप सब ठीक रह सकते हैं, तो आज तो जितना दुनिया का कार्यक्रम चल रहा है जिसमें हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं और उसकी ग्रोथ की बात करते हैं, तो ये सब सिस्टम कैसे चलेगा, इकोनॉमी कैसे चलेगी, डेवलपमेंट कैसे होएगा? जी गुलेरी जी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आपने गोबर की धूप बनानी शुरू कर दी, तो गोबर की धूप से इतनी ऑक्सीजन बनती है कि आपका जो एसी वाला बंद कमरा है उसमें कमरे के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगी, बाहर कम। ऐसी आप बिना केमिकल के साबुन बना सकते हैं, है ना। कोई खरीदना चाहे खरीद ले, खुद बनाना चाहे खुद बना ले, ये तो कोई समस्या नहीं है। मंजन बनाना है वो बन सकता है, बनाने वाला बना ले, खरीदने वाला खरीद ले। तो ये हम सिखा देंगे सबको। आप एक सेशन रख लीजिएगा कभी ऐसा। नहीं तो आप, मैं ये दूसरी बात इसी का जो आपने जवाब दिया, इसमें ये बात निकल के आती है कि अगर ये बात इतनी अच्छी है जो आप बोल रहे हैं और इससे डेवलपमेंट भी नहीं रुकेगा, तो ये हुआ क्यों नहीं? ऐसा क्यों हम इतना वो ऐसा है, अभी आप लोगों ने वो देखा नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन है लगभग 150 लोगों की। उनकी ये इच्छा है कि सारी दुनिया में आबादी जो है 7.5 अरब से घटाकर केवल 50 करोड़ कर दी जाए। और उनकी मीटिंग जो है पूरी जो है सुदर्शन चैनल के ऊपर उनके वीडियोस दिखाए गए थे, जो लोग ये कर रहे हैं। मैं यहाँ पे उनका नाम नहीं लूंगा। ये सब उनका ही तरीका है, वैक्सीन बनाकर बीमार करना और आपके सारे सुबह जागने से सोने तक के आपके जितने प्रोडक्ट है सबको जहरीला बनाना। ये सब उनकी सोच है। आप ये समझ लीजिए कि जैसे त्रेता में रावण हुआ था, फिर कंस हो गया, दुर्योधन हो गया, ऐसी कुछ ये हर युग में कुछ ना कुछ शरारती तत्व होते हैं। आजकल के रावण यही लोग हैं। तो इन लोगों ने ये सब करना ही करना है। इनको लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, जबकि ये भी तो दुखी रहेंगे। अब इनकी इच्छा है कि सबके अंदर एक ऐसा हम वैक्सीन डाल दें जिससे सब लोगों को हम अपनी जगह पे बैठे बैठे ब्रेन को कंट्रोल कर सकें और दुनिया की आबादी को एकदम 50 करोड़ पे ले जाएं। ऐसा ये कुछ लगातार करते जा रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अब इनवाइट करूंगा एनीबॉडी जो अपने आप को अनम्यूट करके पहले अपना नाम इंट्रोड्यूस करके जी राजेश जी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एनीबॉडी? जी मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार शर्मा। स्क्रीन पे टच हुआ था जरा सा, यहाँ टच हुआ था, ये किताब रखी यहाँ टच हुई है, सेटिंग पे चला गया। डॉक्टर साहब आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। और जी थोड़ा आवाज बढ़ा सकते हैं आप अपनी? हाँ अच्छा, ऐसे आपने हमें वो जानकारी दी जिसके लिए हम अभी सुसुप्त अवस्था में थे जी, और उसका कारण ये है कि अभी दुनिया की दौड़ है, जमाने की दौड़ है, वो आज के संदर्भ में जो भी चीज नई दुनिया में आ रही है उसको अपने घर में लाने तक सीमित रह गई है। रिश्तों को बाहर करके बाहर वाली चीजों को अंदर लाना, ये इस दौड़ का एक सबसे बड़ा प्रमुख कारण बना हुआ है। और इसीलिए हम हर एक चीज को, किसी की भी चीज की बिना जांच परख किए घर ला रहे हैं। मेरी थोड़ी सी इसमें यह है कि आपके प्रयास जो हैं इस तरह से कि जन साधारण तक तो आप अपनी ये सारी बातें पहुंचा रहे हैं जी, ताकि जो आम लोग हैं, ये जन साधारण है, वो इसको अपने जीवन रूपी शैली में ला सके। इसके लिए लेकिन हम आज के इंसान इस दौर पर पहुंच गए हैं कि अपने आप कुछ करने को तैयार नहीं है, केवल वही चीज लेंगे जो इस वक्त रेडीमेड दुकानों में अवेलेबल है। मेरे थोड़ा सा इसमें केवल ये था कि जब हमारे पास इतिहास पड़ा है, हमारे पास साक्ष्य पड़े हैं, हमारे पास हर एक चीज उपलब्ध है, लेकिन हमें फिर भी ये जो कारपोरेट सेक्टर है ये राज कर रहा है हर तरीके से,
तो जब तक हम इसको, जैसे बाबा रामदेव जी अपने पतंजलि के प्रोडक्ट्स के द्वारा हर चीज को घर घर पहुंचा रहे हैं, जब तक हम इन चीजों को इस तरह से अपनी जीवन शैली में लाने के लिए किसी इस तरह के प्रारूप में ना जाएंगे, तब तक तो बात केवल यहीं तक रह जाएगी। आप हमें बोलेंगे, हमें आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा बहुत अच्छा लगेगा, और उसके बाद फिर उसी दिनचर्या में चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास एकदम कहीं से कुछ खरीद के लाने को नहीं है, जो कि आमतौर पर आम आदमी इस तरह से बन चुका है कि जो ये काम नहीं कर पा रहा है, नहीं कर सकता है। इसके लिए एक अगर ऐसी कोई संस्था, जैसे आपने बताया कि एक एनजीओ है जो इस तरह से काम कर रहा है, तो इस तरह का अगर और कोई प्रारूप हो जो कि एक लार्ज स्केल पर, जैसे पतंजलि वालों ने शुरू किया है, उसी तरह से अगर कोई चीज हो जाए, तो शायद हो सकता है कि ये जो हमारे पास इतने साल, हजारों साल पुराना जो नॉलेज है, घर का नॉलेज है, इसको हम कहीं यूज में ला सके। धन्यवाद जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर शर्मा जी, है ना? जी डॉक्टर साहब, आपकी चिंता बहुत उचित है, जायज है। कुछ ये समाधान तो केवल ये ना करो तो बात नहीं बनेगी, कुछ समाधान भी तो चाहिए। तो पहली बात जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा वो ये है, जब कोई बड़ा सेटअप बनता है तो उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी एकदम गिर जाती है। होना ये चाहिए कि हर जिले में वहां के लिए एक यूनिट हो, 4 लोगों को उससे रोजगार मिले, और सिखाने के लिए हम बैठे हैं ना, ये जो कुछ मैंने अभी तक नाम लिया है सब कुछ हम सिखा देंगे। तो एक एक जिले में, एक एक जगह पे 4-6 लोगों को, ये तो एक स्किल डेवलपमेंट का काम हो सकता है। और ये बड़ा बनाना बाबा रामदेव जी की तरह ये कोई मॉडल नहीं है। हमको तो छोटे छोटे ही बनाने हैं, जिला में, 2 जिले में, 3 जिले में, प्रदेश में, उतना ही, उससे ऊपर नहीं। राष्ट्रीय स्तर पे तो फिर वो सारी क्वालिटी खत्म, उस पे मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, उनमें क्या क्या वहां गड़बड़ ना चाहते हुए भी हो ही जाती है। और दूसरी बात है कि समाधान होगा कैसे? तो डॉक्टर साहब, जब मैंने ये शुरुआत की थी, मुझे जब ये समझ आया, तो आप कह सकते हैं जो उर्दू में कहा जाता है ना, अकेले ही चले थे हम तो जानिबे मंजिल, लोग आते गए, कारवां बनता गया। तो हम अपने आप से शुरुआत कर रहे हैं डॉक्टर साहब, शुरुआत करेंगे, लोग जुड़ते जाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, गलती, एक छोटी सी गलती हो रही है, जब लोग आएंगे तो हम शुरू करेंगे। मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए कि जो मैं कर सकता हूँ तुरंत शुरू कर दूं कि मैं ये करूंगा, और जिसको आना है आओ, नहीं आना है ना हो। तो होता क्या है, लोग आते ही हैं, है ना, वो आना ही पड़ता है, प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है। तुम इंतजार ना करें डॉक्टर साहब, मेरी एक बड़ी विनम्र आपसे अनुरोध है, आपसे मतलब सबसे, हमें जहां संभव लगता है मैं ये कर सकता हूँ, वहां से शुरू कर दीजिए। इतने बड़ा ये जो दुनिया का चल रहा है, उनका मुकाबला मुझे लगता था मैं क्या करूंगा, पर मुझे लग रहा है कि नहीं, बहुत कुछ किया जा सकता है। अब हालत ये है कि हर प्रदेश में जहां मैं जाता हूँ मुझे अच्छा बड़ा ग्रुप मिल गया है। मेरा तो विश्वास है वो ईश्वरीय शक्ति भी सहायता करती है ना जी, रहना, खाना, गाड़ी, पूरी व्यवस्थाएं मुझे मिल गई। तो आप भी जुड़ जाइए, मैं आपके साथ, आप मेरे साथ, तो हम बड़ी तेजी से इसको बदल जाए। संभावनाओं की कमी नहीं है, केवल दृढ़ निष्ठा और विश्वास। जी बिल्कुल, ये जो चीजें हैं, इन्हीं को भरोसा और इन्हीं को थोड़ा सा आगे ले जाते हुए हम आपको थोड़ा सा दिलासा दिलाते हैं कि ये जो ज्ञानवर्धन हमारा आपने किया है, और 2300 साल पुराने तक की आपने जो हमें भारत क्या था, भारतवासी क्या थे, वो उसके बारे में जो आपने हमें बताया है, उसके लिए हमारा बहुत बहुत आपको धन्यवाद और हार्दिक प्रणाम। जी हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए, मुझे आवाज आ रही है आपकी। हाँ, मैं भारद्वाज बोल रहा हूँ जी डॉक्टर साहब, डिस्प्ले हो रहा है। मेरा एक क्लैरिफिकेशन थी जी। देसी घी के बारे में। जैसा कि कहते हैं कि देसी घी जो गाय का है वो अच्छा है भैंस के कंपैरिजन में, और दूसरा ये कि देसी घी भी जो वो दही बना के और उसके बाद फिर मथ के माखन निकाल के जो बनता है, उसमें एंजाइम्स वगैरह रहते हैं, अच्छा है, पौष्टिक है, उसके कंपैरिजन में कि जैसे दूध से क्रीम निकाल ली और फिर घी बना दिया।
तो उसकी जो विधि है वो दोनों की डिफरेंट है, लेकिन जो उसमें जो गुणवत्ता है या मेडिसिनल वैल्यूज है, देसी घी जो माखन से बना के उसको फर्मेंटेशन के बाद उसकी जाग लगा के दही से निकालते हैं, उसका ज्यादा वैल्यूज है उसके। तो आपका इसके बारे में क्या विचार है? और आप जो कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये तो रिसर्च पेपर से भी साबित हो चुका है, कई पेपर आ चुके हैं कि गाय का घी विदेशी का तो बिल्कुल खाने का मतलब ही नहीं है, उससे तो बीमारियां होंगी। देसी गाय का दही बनाकर, जमाकर, बिलोकर, मक्खन बनाकर फिर उसको जो है घी बनना चाहिए। और उसका कमाल इतना है, अगर वो ठीक से बना तो पैरालिसिस उससे ठीक हो जाता है। अभी किसी को अटैक हुआ, अभी नाक में लगाइए, पाँव में लगाइए, शरीर पे मालिश करिए जिस ऑर्गन में है प्रॉब्लम, और कांसे की कटोरी से रगड़िए, 1 आध घंटे में आदमी पूरा क्योर हो जाएगा। ये घी तो कमाल चमत्कार है। और उसमें ध्यान ये रखना होगा कि एल्युमिनियम, स्टील, प्लास्टिक, इन चीजों का प्रयोग हमको प्रोसेस में नहीं करना। क्योंकि आजकल बहुत सारे वैसे भी आ रहे थे ना, जैसे सैचुरेटेड फैट आता है, डालडा वगैरह आता था पहले, जिसमें कि निकल वगैरह के, हैवी मेटल्स वगैरह की टॉक्सिटी रहती थी। तो उस हिसाब से तो ये, और रिफाइंड से तो और भी बढ़िया है। और दूसरा था कि बहुत सारे हमारे जो खाने हैं, जो अपने रूटीन में दालें ले लो, दालें में भी जैसे उड़द की दाल है, चने की दाल है या मूंग की दाल है, तो उसका भी कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर रहता था। जैसे उड़द की दाल कहते हैं बादी करती है और उसमें आप मेथी डाल दो तो वो थोड़ा कम करेगी। उसी तरह चने की दाल में सौंफ डालते थे या मूंग की दाल में लौंग वगैरह डालते थे। तो हमारे जो ट्रेडिशनल प्रेपरेशंस हैं, अपनी जो खाने के जो है वो व्यंजन, उनमें सब में ही कोई ना कोई इसी तरह से उसके टॉक्सिसिटी पार्ट पे भी ध्यान दिया जाता था, या साइड इफेक्ट्स के जो करती थी, गैस गूस इसके हुआ जैसे चने की दाल में। और उसी तरह से ही जो बहुत सारी जड़ी बूटी हैं हमारी हैं, धरोहर है हमारी, उनका तो कोई मोल ही नहीं है। लेकिन सबसे जो मेरे हिसाब से जो इसका जो एलोपैथिक का जो पोजीशन उसने गेन की, उसके इसीलिए कि इंस्टेंट रिलीफ मिलने के कारण, इंस्टेंट उसका जो रिजल्ट मिलने के कारण वो जो है उनका जो बेनिफिट्स ले रहे हैं। अदरवाइज जो दूसरा वाला है हमारा ट्रेडिशनल आयुर्वेद हो चाहे या दूसरी हो सिद्धा वगैरह भी, और उनकी जो वैल्यू है वो अपनी ही है। अब आप देखिए मेरे ख्याल से अपना लिवर टॉनिक में भी आयुर्वेदिक के अलावा और किसी शैली में, मेरे ख्याल से और किसी सिस्टम में कोई है ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं टॉनिक इस तरह से। और इट्स वेरी इफेक्टिव। जो हमारी ओरिजिनल कहना है इंडियन ओरिजिन से जो है वो बहुत और एलोपैथिक वाले डॉक्टर भी वो यूज करते हैं। तो आपका इनके बारे में थोड़ा सा अगर ज्ञान डालें तो आपकी बहुत धन्यवाद कि हाउ कैन वी मेक यूज ऑफ जो इसका बताया और इसका नेम एंड फेम और बढ़े हमारे इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का। जी, आप जो बता रहे हैं ये तो हमारा पूरा लाइफस्टाइल एक बना हुआ था हजारों साल का। कौन सी चीज के साथ क्या डालना है। कद्दू में अब आप बनाएंगे तो कद्दू में बहुत ताकत है, हार्ट टॉनिक। जो कद्दू अगर देसी हुआ तो आपको 5-4 दिन खा लिया तो हार्ट प्रॉब्लम खत्म, मगर वो वातकारक है। उसमें मेथी आप डालेंगे, सौंठ आप डालेंगे। फिर आपकी अरबी है, वो जोड़ों को बना देती है, बोन मैरो को बनाती है, मगर बहुत वातकारक है। और दूसरा उसका लंप बन जाता है, ऐसे बंध जाएगा वो। तो एक बार तो मुझे पता लगा ऑपरेशन करना पड़ा लंप को निकालने के लिए, आंतों में जाम हो गया। तो उसमें आपको याद होगा अजवाइन जरूर डालते थे, अजवाइन डालने के बाद भी खत्म हो गया, उसका लंप नहीं बन सकता, अजवाइन उसको। इसी हर चीज के लिए कुछ नियम बने हुए हैं हमारे आहार के। जो डाइटिशियन है, ये डाइटिशियन तो एकदम बेकार की फालतू की बात है। जितने भी आपके बड़े अरबपति जो आपके हीरो हीरोइन हैं, इन सबके साथ डाइटिशियन है और उन सबको कैंसर है। अब बताइए, डाइटिशियन की बात में दम है, उनको कैंसर क्यों है? नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये डाइटिशियन की बात बिल्कुल, ये जो 10-10, 20-20 हजार रुपए लेकर आपको जो चार्ट बनाकर दे रहे हैं, ये बेमतलब की बातें हैं। पर जो हमारी ट्रेडिशंस हैं वो, पर इसमें एक जो मोटा सा हम समझ सकते हैं, सारी बातें तो समझने में समय लगेगा। अब लड़की जो है 5-6 साल की होती थी, अपनी दादी से, नानी से ये करना है, वो करना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है। और जब उसकी शादी होती थी 20-22 साल में, तो वो पूरी वैद्य से भी ज्यादा ज्ञाता बन जाती थी। कब क्या खाना, क्या नहीं खाना, उसको सब पता होता था, किस बीमारी में क्या दे देना।
तो हमें जरूरत नहीं पड़ती थी डॉक्टर के पास जाने की। हम 80-90% बीमारियों का घर में इलाज करते थे। तो धीरे धीरे उन ट्रेडिशन को वापस लाना पड़ेगा। ये जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है डॉक्टर साहब जो आप कह रहे हैं वही है। हमारा कॉन्फिडेंस टूट गया है, आत्मविश्वास पे गिर गया है, उसको दोबारा लाने की जरूरत है कि हमसे अधिक डॉक्टर नहीं जानते हैं, हम ज्यादा जानते हैं। लगभग 10 में से 1 या 2 बीमारी के लिए डॉक्टर की जरूरत है। बाकी तो लाइफस्टाइल का विषय बहुत लंबा है, कब खाना, क्या खाना। और एक बहुत अजीब बात, जैसे आज है पंचमी, आज पंचमी है, आपके आसपास बेल का फल अगर हो, आप उसको हाथ लगाइए, आपकी कम हो जाएगी। हमारे पुराण बता रहे हैं कि पंचमी, वही बेल फल आप कल हाथ लगाइए षष्ठी को, तुरंत ताकत आ जाएगी। कल षष्ठी के दिन आप इनको स्पर्श करिए, आपकी ताकत चली जाएगी। सप्तमी को हाथ लगाइए, आपकी ताकत बढ़ जाएगी उसी नीम से। तो इतना माइन्यूट काम हुआ है इन चीजों के ऊपर, हमारा ध्यान उधर फिर से जाना चाहिए। तो ये हमारे लिए सुखद होगा। हमसे गलती क्या हो गई, हमने आधुनिकता की अंधी दौड़ में जो हमारी लाखों साल पुरानी परंपराएं थी, उनको जाने समझे बिना डस्टबिन में डाल दिया और जाने समझे बिना आधुनिक चीजों को अपना लिया। हमारा जीवन दूभर हो गया, नर्क बन गया। होना ये चाहिए था, पुरानी चीजों को जांच कर करके छोड़ो, परख परख के छोड़ो, और नई चीजों को भी परख परख के ग्रहण करो। ये थोड़ा सा हमको अपना अप्रोच बदलनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, इनका तो वर्णन होगा ही आपकी जीवन शैली के रोग, कारण और निवारण वालों में, बुक में काफी चीजों का इसका होगा। इसका इन कुछ एक मैंने का जो आपकी बुक जो है जीवन शैली के रोग, कारण और निवारण के ऊपर टाइटल जो है जिसका, हेलो, हाँ, मैं आपको 1 महीने बाद जितनी किताबें चाहिए भेज दूंगा। छपने के लिए बद्री यूनिवर्सिटी वाले भी अच्छा लगा। लाइब्रेरी ऑल्सो, जी हाँ, लाइब्रेरी में भी रखना चाहेंगे जी। ये फॉलो अप तो करना पड़ेगा बाद में जी। फिर हम आपको कस देते रहेंगे आप इन फ्यूचर। अच्छा लगेगा आपका। कोई और क्वेश्चन? डॉक्टर पारस सर, मेरा तो बहुत अच्छा लगा सर आपका लेक्चर सुन के, और अपनी जो प्रथा है उसको याद रखने के लिए आपने हमें प्रोत्साहित किया। पर ये जो कोरोना वायरस का जो आपने वर्णन किया सर, ये आप कहते हैं कि कोरोना वायरस कुछ नहीं है और दुनिया में करीब 8 लाख लोग मर गए, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे थोड़ा और ज्ञान लेना चाहूंगा सर। जी, आप एक काम करिएगा, आप ना ये देखिएगा कि जो 8 लाख लोग मरे हैं उनसे दुनिया का टोटल रेट नहीं बढ़ा। ये लोग तो इतने पहले भी मरते थे, उनको कोरोना के नाम पर जो है हाईलाइट बहुत जरूरत से ज्यादा कर दिया गया, एक टेरर फैलाने। तो अगर कोरोना के कारण मरे हैं तो निश्चित रूप से 8 लाख मरे हैं, तो आपका कम से कम 1% तो टॉलरेट बढ़ना चाहिए, मृत्यु दर बढ़नी चाहिए। और यदि नहीं बढ़ी तो कहीं सूचनाओं में गलती है। दूसरी बात ये, जो केजरीवाल थे वहां पे लोग बिना इलाज के ठीक हो रहे हैं, वो कैसे ठीक हो रहे हैं? भारत सरकार ने सारे बैरिकेड्स क्यों हटा दिए? अब खतरा नहीं रहा क्या? कहीं तो कुछ ऐसा है जो पर्दे के पीछे है। आपको मैं नहीं कहता मेरी बात को मान लें, पर एक बार आप विश्वरूप राय चौधरी को सुनिए, वो इतने तथ्यों के साथ आपके ऊपर एक तरह से बारिश कर देंगे, हेलिंग हो जाएगी फैक्ट्स की, कि आप फिर इनकार नहीं कर सकेंगे कि जो ये कह रहे हैं वही सही है। इसके बारे में 2019 में इन लोगों ने जो सब कुछ किया, उन्होंने तभी बता दिया था कि हम ये करेंगे, आइसोलेशन करेंगे, ये सब करेंगे। ये उन्होंने पहले से प्लान किया हुआ था, सुदर्शन चैनल ये सब कुछ आया था। तो आप देखिए जरा एक बार, मेरे से ज्यादा इस विषय में अधिक जानकारी रखने वाले डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी हैं। जी सर, मैं उनको जरूर सुनूंगा, यूट्यूब पे भी उनका वीडियो जो है वो जरूर देखूंगा। जी। और सर ये दूसरा ये पूछना था, ये जो आपने विधि बताई जिसमें हींग और गोबर के साथ जो अगरबत्ती बनाई जाती है,
हाँ उससे उससे कई महामारियां जो हैं वो उत्पन्न नहीं होती। ऐसा ये कोई पब्लिश्ड है सर मटेरियल कहीं पे, या ये एक बिल्कुल नहीं है पब्लिश्ड, एक भी पेपर पब्लिश्ड नहीं है। पर आपकी पत्नी आपको भोजन बनाकर खिलाती है, आप क्यों करते हैं भोजन? एक स्वाद के लिए कर लेते हैं, दूसरे शरीर को ताकत मिले। तो आपकी पत्नी को पूछो कि भाई आपने जो खाना खिलाया इससे ताकत मिलती है, इसके ऊपर मुझे एक रिसर्च पेपर दिखाओ। उस बेचारी के पास कोई रिसर्च पेपर नहीं है। आप करके देखिए, हींग को जलाने के बाद आपके घर में वो सब कुछ होगा जो मैंने कहा, मक्खी और मच्छर गए। पर फिर आप ये नहीं कर सकते, मीडिया जी बैठे कोई गोबर की बनाने के बाद वो हींग की धूप भी बना देंगे। बस इतना ही निवेदन है। डॉक्टर निधि गुप्ता। डॉक्टर निधि गुप्ता। हाँ जी सर। हाँ, आपका कोई क्वेश्चन? हाँ जी सर, मैं पूछना चाहूंगी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सर, मैं बद्री यूनिवर्सिटी परिवार की एक सदस्य हूँ। आपका मैंने अभी ज्ञानवर्धक बातें सुनी, उससे हमें काफी मोटिवेशन मिल रही है। तो सर मेरा यही सवाल था कि जैसे आप कह रहे हैं कि भी हमें आयोडाइज सॉल्ट की जगह पे सेंधा नमक यूज करना चाहिए, रिफाइंड शुगर की जगह गुड़ या शक्कर यूज करनी चाहिए। तो ये जो रिफाइंड ऑयल्स हैं, जो मैंने अभी तक सुना है वो ये था कि भी रिफाइंड ऑयल्स अगर हम बदल बदल के यूज करें और साथ में सरसों का तेल यूज करें अपने खाने पीने में, तो वो उससे हमारी हेल्थ जो है वो ठीक रहेगी। तो इस पे आप क्या हमें ज्ञान देना चाहेंगे? ये गपोड़े हैं, गप्पे हैं। इसके बारे में एक भी रिसर्च पेपर कोई दुनिया में नहीं है। रिसर्च पेपर ये है कि रिफाइंड तेल हाईली टॉक्सिक है, क्योंकि वो एसिडिक बहुत ज्यादा है, इसलिए कैंसर जल्दी से बना देता है। जी जी। ये तो वैसे हमें लगता भी है कि जैसे हम कोई तली हुई चीज खाते हैं तो एसिडिटी ज्यादा होती है, तो ये भी इसका एक प्रमाण है? तेल के कारण रिफाइंड तेल इतना जहरीला है, बहुत भयंकर एसिडिटी करेगा। अब वही तलकर खाइए सादे सरसों के तेल में, तो नहीं होगा। मतलब ये सर कि भी सरसों के तेल के अलावा हमें या देसी या सरसों का ऑयल यूज करना चाहिए। हेक्सेन से जो ना निकला हो, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ना हो, जिसके अंदर पाम ऑयल ना डला हो, ऐसा कोई भी तेल चलेगा। सूर्यमुखी का और महुए का, सरसों का, तारे मिरे का, और जो भी तेल है, नारियल का, जो केमिकल से मुक्त हो, वो सब चलेगा। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो सारी फसलें अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं तो फिर सरसों का तेल कहाँ से लाएं वैसा जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ना हो? जी, आपको जांच करने का तरीका मैंने बता दिया है। ढूंढते रहे, दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो ढूंढने से नहीं मिलता। ऐसा मेरा आज तक का अनुभव है। हमारी समस्या पता क्या है? आपको फिर बड़े मैच्योर लोग हैं, पर खासकर नौजवान का, वो ये कहता है कि चूना जो आपने बताया वो कहाँ मिलेगा? अरे भैया तो जरा दुकान तक तो जाओ। वो तो चाहते हैं बटन दबाए और आ जाए। तो आपको एफर्ट तो करना पड़ेगा। जो चीज दुर्लभ है उसके लिए एक बार निकलिए तो घर से। जी सर। धीरे धीरे सब कुछ। अभी आपके नालागढ़ से मैं एक टीन जो है लाया हूँ सरसों के तेल का, और 5 लीटर तिल का तेल लाया। कोलू पे जाकर बैठकर वहां पे सरसों को चबाकर देखा, उसमें सरसों की गंध हो तो समझ लीजिए असली सरसों है। तीखापन वो मिर्च लगती है उस सरसों में। उसका तेल सामने निकलवाइए और ले आइए। महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार। Okay. Yes, Mr. Chaitanya, the organizer or the main technology support of this webinar. Chaitanya, would you like to ask something? थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा सर आपका ये, एज ए यंगस्टर मैं कहूँ तो बहुत नॉलेजेबल था। मैं आपसे एक करूं, ये मास्क हाँ आपकी ऑक्सीजन को रोक रहा है और आप बीमार जल्दी हो जाएंगे, इसको हटा दीजिए।
इसको हम इसलिए लगाते हैं चालान ना हो, बॉडी पे Sure, sir. लगाते हैं, हाथ पे नहीं लगाते। जी ऑब्वियसली थोड़ा हो जाता है सर कि हमें भी लगता है कि घुटन सी हो रही है, बट टू अवॉइड कोरोना हम ये यूज करते रहते हैं। प्लस मुझे भी थोड़ा जुकाम सा है सर, तो मैं प्रिकॉशन के तौर पे लगा के चल रहा हूँ। और सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसा आपने कहा कि चीनी है, हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो चीनी ऐसी चीज है, आजकल जो भी स्वीट डिशेस होंगी चीनी यूज होती है, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि कैसे हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं ऑन अ मास लेवल? कौन सी ऐसी एक्टिविटी की जरूरत है? जो मैं कह रहा हूँ इस बात को पब्लिक में आने में 5 साल लग जाएंगे। हाँ जी, है ना, लाखों लोगों तक आया है, इसको करोड़ों तक जाने में 5 साल लग जाएंगे। तब तक जो है आपको अवॉइड करना है जितना आप कर सके, अपने दिल को पकड़ के रखना है। अभी मीठा सामने पड़ा है, कम से कम खाइए, हो सके तो ना खाइए, तो बस जितना हो सके। और एक और सर क्वेश्चन है जो हम, हाँ जी घर में मत लाइए चीनी। हाँ जी सर, वो फर्स्ट स्टेप तो ऑब्वियसली होगा। एक और क्वेश्चन है, जो हमारे डायबिटिक होते हैं पेशेंट्स, तो इनके लिए शुगर फ्री आता है, तो क्या वो आप कंसीडर करते हैं एज अ सेफ प्रोडक्ट? शुगर पेशेंट को ठीक होने में 3 से 5 दिन लगते हैं। उनका 2 घंटे का 1.5 घंटे का प्रोग्राम रखिए और 50-100 लोगों को बुला लीजिए। और ये जो मुफ्त का ज्ञान है इसकी कोई कदर नहीं होती है, कोई कंट्रीब्यूशन रखिए, यूनिवर्सिटी को भी कुछ मिलेगा। तो सबको हम सिखा देंगे कि आप 5 दिन में कैसे डायबिटीज से फ्री मुक्त हो जाएंगे। ये कोई बड़ी बीमारी नहीं। अक्षिता, थैंक यू सर। जी स्वागत है। अक्षिता दिख रही है? अक्षिता, एनीबॉडी एल्स? मे बी लाइव हैंडल कर रहे हो। कोई और इसमें ये डीन स्टूडेंट वेलफेयर हैं डॉक्टर? ही इज also not there. Anybody else? We close it. डॉक्टर खुशमीत कुमार। अच्छा, डॉक्टर खुशमीत। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार डॉक्टर साहब जी। हाँ सर, आपका लेक्चर सुना तो बहुत अच्छा लगा सर सुन के, और कई चीजें ऐसी हैं जो मतलब हमने कभी दुर्लभ चीजें आपने बताई हैं सर, जो कहीं पे भी नहीं मिलती हैं सर। और सर अभी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसा आपने बताया कि सरसों का तेल जो है और जो देसी घी है, बेसिकली जो गाय से वो है, तो अगर सर दोनों में से अगर हम कंपैरिजन करें तो कौन सा बेस्ट है सर यूज करने के लिए? गाय का घी सबसे अच्छा है, वो कई बीमारियां ठीक करता है। मैंने माइग्रेन के रोगियों को, हजारों लोगों को पाँव में देसी घी के मालिश करवाई। आप हैरान होंगे, सर दर्द माइग्रेन चला गया 10-15 दिन में। जी, वो बहुत कमाल की चीज है। पाँव में मालिश की और ब्रेन सेल एक्टिवेट हो गई, आंखें सुंदर हो गई, मेमोरी बढ़ गई। तो वही खाना है अपने को, उससे कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, ये गारंटी। जी सर, सेकंड धन्यवाद है ये सर, वो भी हार्ट के लिए अच्छा है। जी धन्यवाद सर। जी डॉक्टर शर्मा, कैन वी क्लोज इट नाउ? हेलो जी, तो सबको मेरा नमस्कार। आशा है फिर मिलेंगे, गुलेरिया जी के सहयोग से फिर कभी मिलेंगे। तो मैं अपनी ओर से आपकी अनुमति हो तो बंद करूं। मैं डॉक्टर साहब धन्यवाद करना चाहूंगा सबकी तरफ से आपका। ये डॉक्टर साहब, डॉक्टर भारद्वाज कुछ कहना चाह रहे हैं, 1 मिनट। जी जी प्लीज। नहीं, मैं भी धन्यवाद ही करना चाह रहा था। आप ही कर दो डॉक्टर साहब, जी आप ही कर लो। नहीं, वैसे बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने अपना कीमती समय निकाल के हम लोगों को कुछ ज्ञान दिया, और आगे भी हम चाहेंगे कि आपको ये कष्ट देते रहें, और ज्यादा से ज्यादा बद्दी यूनिवर्सिटी की फैमिली और बाकी के मेंबर्स भी, बाकी के लोग भी हमारे साथ जुड़े,
और इस विधि का, इस अप्रोच का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। बहुत डॉक्टर बहुत मैं जानना चाहता था आपसे, जी। अपने पास कितने विद्यार्थी हैं जो रजिस्टर्ड हैं? नहीं, वैसे तो 1500 के आसपास हैं अप्रोक्सीमेटली दूसरे। जी हाँ, लेकिन अभी जो थोड़ा सा इसके कारण ना थोड़ा सा एडमिशन चल रही हैं, तो अभी मेरी सजेशन है आप उनकी मेंटल कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम रखिए। जी हाँ, जी हाँ, 5 दिन का होगा, हर रोज 1 घंटा 1.5 घंटा होगा, जी हाँ, तो उनकी मेंटल कैपेसिटी बढ़ेगी तो उनके जीवन में भी वो काम आएगा और आपकी यूनिवर्सिटी का भी इमेज बनेगा। रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे हो जाएंगे। जी इस पे विचार करिए, ज्यादा दिन नहीं चलने वाला कोरोना का, तो फिर हम बात करेंगे। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद। धन्यवाद।